हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। तो आपका क्लास 12 का समकालीन विश्व राजनीति चल रहा है, पॉलिटी क्लास 12 में है। हम आज का जो टॉपिक है समकालीन दक्षिण एशिया। देखो, शीत युद्ध से जो हमने बात शुरू की थी, शीत युद्ध जब खत्म हुआ, यूएसएसआर का विघटन हुआ, वहां से बात शुरू हुई। अमेरिका का वर्चस्व हमने जाना और देन नेक्स्ट हमने देखा कि उसके जो समकालीन कुछ ऐसे सत्ता के केंद्र बने जिसमें कि हमने आसियान और यूरोपीय जो संघ है उन सब संगठनों की बात की। यूपीएससी कैसे प्रीलिम्स मेंस में क्वेश्चन पूछता है उन सभी की भी चर्चा की। काफी सारा होमवर्क भी आप सभी को दिया, आई होप आप सभी ने किया होगा। अब हम देखेंगे कि इस समय में जब ये सारे घटनाक्रम हो रहे थे तो दक्षिण एशिया में आखिर क्या चल रहा था। अगर हम साउथ एशिया की बात करेंगे तो यहां पर क्या चल रहा था। सो चैप्टर नंबर 3 कंटेम्परेरी साउथ एशिया। ठीक है, देखो तो हमने ये देखा कि शीत युद्ध की बात कैसे एक जो बदलाव है पूरे विश्व में वह हुआ, विश्व की राजनीति जो है वह काफी बदली। दक्षिण एशिया में भी कई तरह के जो मोड़ है वह आए। ठीक है, आखिरी सालों की बात करेंगे, 20वीं सदी के आखिरी साल, तो भारत और पाकिस्तान ऐसे देश थे जिनके पास अब परमाणु शक्ति जो है वह हो चुकी थी। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की बिरादरी में बैठ चुके थे। जैसे कि हमने यूरोपीय संघ में बात की थी कि फ्रांस के पास था, ब्रिटेन के पास था परमाणु, है ना। तो यहाँ पर 20वीं सदी के अगर हम आखिरी सालों की बात करें तो भारत और पाकिस्तान भी उस श्रेणी में पहुंच चुका था। और उसके बाद ये जो दक्षिण एशिया है इसकी तरफ लोगों का, इसकी तरफ विश्व पटल का ध्यान गया। स्पष्ट ही विश्व का ध्यान इस इलाके में चल रहे कई तरह के संघर्षों पर भी गया। देखो, कोई भी सोसाइटी, कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज कभी भी ऐसे शांतिपूर्ण डेवलप नहीं हुआ कि बस हो गया, बस लोकतंत्र आ गया। उसमें कई तरह के नाटकीय घटनाक्रम हुए, कई तरह के बदलाव हुए, कई तरह की राजनीतिक, सामाजिक और जो परिस्थितियां हैं वह हुई। उसके साथ ही उसने जो वर्तमान रूप है वह लिया। कोई भी व्यवस्था रही हो, इस क्षेत्र में सीमा, नदी जल के बंटवारे को लेकर विवाद कायम है कई देशों के बीच में। चाहे हम भारत बांग्लादेश की बात कर लें या फिर हम नेपाल भूटान की बात कर लें, कि कुछ ना कुछ तरीके के, चाहे वाटर डिस्प्यूट हो, बाउंड्री को लेकर डिस्प्यूट हो, भारत पाकिस्तान की बात कर लें, आप जान ही रहे हैं कितना बेस्ट फ्रेंड है, शत्रु देश है ना। तो यहां पर क्या है कि क्या अगर हम पाकिस्तान और भारत के बीच के मुद्दों की बात करें, यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा कि सर क्रीक विवाद किन दो देशों के बीच में चल रहा है। आई थिंक 18 का क्वेश्चन था, काफी चर्चा था 18 में, सर क्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान। इसके अतिरिक्त विद्रोह, जातीय संघर्ष, संसाधनों का बंटवारा और भी कई तरीके के जो झगड़े हैं वह होते रहे। तो दक्षिण एशिया का जो एक क्षेत्र है आज भी एक संवेदनशील माना जाता है। आज भी ये जो क्षेत्र है बड़ा संवेदनशील माना जाता है और विश्व में यह क्षेत्र सुरक्षा के लिहाज से खतरे की आशंका वाला क्षेत्र है। मतलब विश्व पटल पर यह समझा जाता है कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या है, खतरे की आशंका है, क्योंकि इन देशों के बीच में काफी सारे जो विवाद है वे सभी के एक दूसरे के साथ होते रहते हैं। पाकिस्तान के साथ बात करेंगे, बांग्लादेश के साथ बात करेंगे, काफी सारे विवादों की सूची हम देखेंगे कि किसके साथ क्या क्या विवाद रहा। आज प्रीलिम्स के भी कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐड किए ताकि आप आसानी से, क्योंकि कुछ कुछ फैक्ट्स इसमें ज्यादा थे, प्रीलिम्स के माध्यम से हम समझ लेते हैं उसको। साथ ही हम ये देखेंगे कि दक्षिण एशिया की बात इसलिए भी की जाती है, दक्षिण एशिया के देशों की बात इसलिए भी की जाती है क्योंकि अगर ये देश आपस में सहयोग करें, आपस में शांति समझौते के साथ रहे, तब ऐसे में जो आर्थिक विकास है वह ज्यादा कर पाएंगे और विश्व पटल की अगर हम बात करें तो वहां पे ज्यादा अपनी जो पहचान है वह बना पाएंगे। तो बस क्या सहयोग और संघर्ष की प्रकृति रही, प्रवृत्ति रही सभी देशों के बीच में, उसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन उसके पहले ये देख लो कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है। सो सबसे फर्स्ट हम इसमें बात करने वाले हैं कि आखिर दक्षिण एशिया जो हम जानेंगे वह है क्या। दक्षिण एशिया का मतलब क्या है, जब आप इस शब्द का यूज करेंगे तब इस शब्द में क्या क्या मायने हैं, क्या क्या इसके अर्थ हैं। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र की। पाकिस्तान में किस तरीके से सैनिक शासन आता है, कभी मिलिट्री कूप हो जाता है, जो सेना का तख्ता पलट हो जाता है, कभी लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार आ जाती है। एक बड़ा ही अस्थिर सा दौर चलता रहता है और उसी बीच हमें पढ़ लेना है पाकिस्तान और भारत के बीच में किस तरह के मुद्दे रहे। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे बांग्लादेश
और लोकतंत्र की, ठीक है। बांग्लादेश की बात करेंगे और किस तरीके से बांग्लादेश में जो है वह लोकतंत्र आया। अगर आपने इसके पहले की भी पॉलिटी की क्लासेस की है तो उसमें हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान जो है वह जब भारत से अलग हुआ तब उसकी डिमांड यह थी कि वह हिस्सा जहां पर मुस्लिम समुदाय बहुसंख्य आबादी में है उसे पाकिस्तान बना दिया जाए, पर यह पॉसिबल नहीं था क्योंकि कोई एक हिस्सा ऐसा था ही नहीं, और अगर किसी एक हिस्से में मुस्लिम आबादी भी ज्यादा थी तो उसमें बाकी भी जो धर्म के लोग थे वह भी ज्यादा थे। तब ऐसे में अब जो इलाका चुना गया कि असम और बंगाल का कुछ इलाका था जहां पर मुस्लिमों की आबादी बहुसंख्य थी, तो वहां पे उसे पूर्वी पाकिस्तान नाम दिया, ठीक है। अगर पंजाब सिंध के हम कुछ प्रांतों की बात करें, पश्चिमी इलाके की बात करें, तो वहां का जो इलाका था, ठीक है, उसमें मुस्लिमों की आबादी ज्यादा थी, जैसे कि पश्चिमी पाकिस्तान नाम दिया। तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, पहले ये दोनों ही पाकिस्तान हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ साथ वही था कि खुद ने भी विभाजन लिया, फिर खुद का भी विभाजन हो गया 1971, और जो बांग्लादेश है पूर्वी पाकिस्तान ना होकर अब बांग्लादेश कहलाया। बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बना, ठीक है। क्यों बना, कैसे बना, किन हालातों में बना और भारत की क्या भूमिका रही। सबसे बड़ी बात, किसी भी अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य को समझो, हमेशा इस बात को समझो कि इंडिया की क्या इन्वॉल्वमेंट है, भारत का इसमें क्या योगदान है। अगर बांग्लादेश मुक्ति संघर्ष छेड़ता है, भारत क्यों भौतिक और सैन्य सहायता देता है, पाकिस्तान के जो सैनिक थे उनसे आत्मसमर्पण करवाता है, क्यों। तो ये सारे घटनाक्रम हमें पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र। नेपाल और भूटान की जब हम बात करेंगे तो ये कुछ ऐसे राष्ट्र थे, ये कुछ ऐसे राज्य रहे शुरू से जिसमें राजतंत्र था, जिसमें राजतंत्र 2006-2008 की बात करें तो नेपाल और भूटान में संवैधानिक राजतंत्र था। संवैधानिक राजतंत्र मतलब संविधान में लिखा हुआ है कि एक राजा भी होगा, लेकिन बाकी व्यवस्थाएं भी की गई, और अगर संविधान में राजा की बात की गई है तो राजा के क्या कर्तव्य क्या शक्तियां होंगे उसकी भी बात की गई, तो बहुत असीम और एब्सोल्यूट जो शक्तियां वह नहीं दी गई। सो नेपाल में राजतंत्र लोकतंत्र की बात करेंगे, थोड़ी सी चर्चा भूटान की भी करेंगे। श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र। श्रीलंका में ना तो सेना की तरफ से बवाल था और ना ही किसी और चलते। सेना में जो मुख्य संघर्ष था कि आपस में ही जो वहां की जातियां थी वह उलझ गई थी, है ना। तो एक तो यहाँ पे जातियों का मतलब आप बहुत ज्यादा हम कास्ट से नहीं लगाएंगे, जातीय मतलब हम ये दे सकते हैं दो अलग अलग समुदाय के लोग जो कि अपने लिए ज्यादा अधिकारों की मांग करते हैं। सो श्रीलंका में जातीय संघर्ष की बात करेंगे और इसमें हम राजीव गांधी की क्या भूमिका रही उसकी भी हम बात करेंगे, ठीक है। भारत पाक संघर्ष, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि बहुत हमारा मित्र देश है, बेस्ट फ्रेंड है, तो संघर्ष हम पाकिस्तान के साथ अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम बाकी देशों की लिस्ट निकालेंगे तो उनके साथ जितने विवाद हैं उन सभी को मिलाकर आप डबल कर दो, उनकी इंटेंसिटी को भी डबल कर दो, उतने केवल और केवल आपके पाकिस्तान के साथ निकल कर आएंगे। भारत व अन्य पड़ोसी देश, देखो ये क्या है कि इस तरह के जो आपको ये ऑल ओवर है कि इस पड़ोसी देशों के साथ क्या हमने नीतियां अपनाई, किनके साथ क्या क्या संघर्ष था, और लास्ट हम देखेंगे कि शांति व सहयोग, कि दक्षिण एशिया में शांति व सहयोग करने के लिए क्या किया गया, और यहां पर हम सार्क और जो साफ्टा है इसकी बात करेंगे। सार्क संगठन एंड साफ्टा संगठन जो है इसकी बात करेंगे। क्लियर हुआ कि दक्षिण एशिया क्या है, समकालीन दक्षिण एशिया, और यहां पर हम दक्षिण एशिया क्या है उसको समझने के बाद बात करेंगे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भारत और पाक संघर्ष की, ठीक है। चलिए, सो आखिर दक्षिण एशिया जो है वह है क्या, दक्षिण एशिया है क्या, ठीक है। तो शुरुआत हम करेंगे एक बुनियादी सवाल से। ज्यादातर अगर हम देखें तो जैसे कि बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, इसको इंगित करने के लिए जो दक्षिण एशिया पद है या शब्द है ये व्यवहार में लाया जाता है, ठीक है। बाद में हम देखेंगे कि इसमें और भी जो अफगानिस्तान और जो म्यांमार है वह भी ऐड हो गए, ठीक है। तो जब हम दक्षिण एशिया की बात कर रहे हैं, अब देखो ध्यान से देखना कि क्यों आखिर इस दक्षिण एशिया में भारत को एक बिग ब्रदर की तरह क्यों
माना जाता है और क्यों बिहेव भी करता है भारत, ठीक है। बाकी इन सभी देशों पर, दक्षिण एशिया पर दबदबा जो है वह कैसे कायम करता है, तो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बाद में हम मालदीव की भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे देश है जिन सभी को मिलाकर हम क्या कह देते हैं, दक्षिण एशिया जो पद है, दक्षिण एशिया जो वर्ड है, ये व्यवहार में लाया जाता है, ठीक है। अब देखो कि ये जो दक्षिण एशिया है बच्चों, आपको ये तो समझ ही आ रहा होगा कि इसमें इंडिया जो है वह क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो कितना बड़ा है, जनसंख्या और व्यवस्थाओं के हिसाब से देखें तब भी कितना बड़ा है, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी, है ना, कि दक्षिण एशिया में भारत की जो है वह क्या भूमिका है। सो यहां पर इन सभी कंट्रीज के नाम लिख लो कि इसमें आएगा आपका बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान एंड म्यांमार, अफगानिस्तान एंड म्यांमार, ठीक है। तो संयुक्त रूप से इन सभी देशों के लिए ये जो पद है दक्षिण एशिया वह यूज किया जाता है। देखो ये जो है वह बहुत विविधताओं से भरा हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि सभी जगह की जो पॉलिटिकल सिस्टम है वह एक ही जैसा है, कि भारत ने अगर लोकतंत्र और संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया तो सभी देशों ने इसको अपनाया, ऐसा नहीं है, है ना। तो सब देशों की अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम को देखें तो बहुत अलग अलग है। जैसे कि अगर हम नेपाल और भूटान की बात करेंगे तो नेपाल और भूटान में एक समय तक जो है वह राजतंत्र रहा। अभी 2006 और 2008 की बात करेंगे कि यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र था, बाद में यहाँ पे किस व्यवस्था को अपनाया। पर कहीं ना कहीं दक्षिण एशिया के जो देश है उन सभी में लोकतंत्र को लेकर एक आम समर्थन पाया जाता है कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि जैसे एक उदाहरण से दक्षिण एशिया को समझाने की कोशिश करती हूँ कि अब भारत और पाकिस्तान का अगर आप मैच देखेंगे, क्रिकेट मैच, तो आपको वो युद्ध टाइप का लगता है कि अरे वॉर हो रहा है। आपने देखा होगा कि दोनों तरफ के जो समर्थक हैं एकदम मरने जीने का प्रश्न हो जाता है उनके लिए, है ना। लेकिन अगर वही आप इस तरह की मिसाल भी देखते हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान का जो मैच है, मान लीजिए, ठीक है, वह किसी देश में हो रहा है, जैसे कि पाकिस्तान में हो या कभी भारत में हो, तो वहां के जो समर्थक या फिर वहां के जो क्रिकेटर्स हैं उनका बड़ा स्वागत गर्मजोशी से भी किया जाता है। तो ये क्या है, एक मिली जुली व्यवस्था रही, एक क्या रहा, एक मिला जुला एक व्यवहार रहा कि गर्मजोशी से हमने मेजबानी भी की, आदर सत्कार भी किया। पर वो केवल हमारे लिए अब क्रिकेट नहीं था। अब पाकिस्तान में छा जाए तो आप देखेंगे टीवी तोड़ देते हैं, फिर इस तरह के कई वीडियोस आपने देखेंगे। मतलब उस चीज को किसका प्रश्न बना लेना है, उसको आप केवल एक स्पोर्ट्स स्पिरिट नहीं रह गए उसके अंतर्गत कि नहीं का बस जीत हार का प्रश्न है, दो पक्ष है तो एक तो निश्चित रूप से हारेगा और एक जीतेगा। अगर एक जीतेगा तो निश्चित है कि दूसरा हारेगा। तो यहां पर ये केवल एक स्पोर्ट की स्पिरिट नहीं है, बल्कि इसके आगे जाकर लोग जाने वॉर जोन की तरह चीजों को सोचने लगते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ दक्षिण एशिया के बीच में भी है, सभी राष्ट्रों के बीच में शत्रुता है तो आदर भाव भी है, रिस्पेक्ट भी है, ठीक है। और भी बहुत सारे इसमें आपको रंग देखने को मिलते हैं, आशा, निराशा, विश्वास, सद्भाव, पारस्परिक शंका, संदेह। पाकिस्तान और भारत की बात करें, विश्वास ज्यादा है या शंका संदेह ज्यादा? आप कहोगे मैम घोषित शत्रु देश है। तो यहां पर आपको ये नहीं लगेगा कि भाई हमें विश्वास है, आपको पता है कि हाँ कौन सा देश जो है उससे डिस्प्यूट ज्यादा है, विवाद ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर ऐसे ही हमने देखा कि दक्षिण एशिया में ये जो सदस्य देश है वह आएंगे, विविधताओं से भरपूर है। अब हम इन सबकी थोड़ी सी राजनीतिक प्रणाली पर चर्चा कर लें कि आखिर इनकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है वह कैसा है ना। तो भारत और श्रीलंका की व्यवस्था देखो, अगर हम भारत की बात करें एंड श्रीलंका, तो भारत और श्रीलंका की जो व्यवस्थाएं हैं लोकतंत्र समर्थित थी शुरुआत से ही। जब देश आजाद हुआ 47 में भारत, 48 में श्रीलंका, तब यहां से उसके बाद से लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं उनको प्रायोरिटी दी गई। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश की,
ठीक है, अगर हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करेंगे तो यहां पर जिस तरह की व्यवस्थाएं रही, इन दोनों ही जगह पर सैनिक शासन भी रहा, सैन्य तख्तापलट भी होता रहा। सैन्य तख्तापलट के साथ साथ यहाँ पर लोकतंत्र, कभी कभी निर्वाचित सरकार भी आती रही, है ना, निर्वाचित सरकारें भी आती रही। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो राजनीतिक प्रणाली है, इसमें सैनिक तख्तापलट एक बहुत आम सी बात है। हम देखेंगे कि पाकिस्तान में बेसिकली शीत युद्ध के बाद लोकतांत्रिक सरकार बनी, जिसमें कि बेनजीर भुट्टो, और दूसरी सरकार बनती है नवाज शरीफ की। तो दो सरकारें बनती हैं, ठीक है। तो देखो पाकिस्तान में क्या था, शीत युद्ध के बाद से ही विश्व घटनाक्रम की बात हो रही है, विश्व राजनीति की बात, इसलिए कॉन्टेक्स्ट क्या लिया जा रहा है, शीत युद्ध, शीत युद्ध के बाद, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जब शीत युद्ध शुरू हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो शीत युद्ध के बाद दो निर्वाचित सरकारें आई हुई थी, निर्वाचित, जिन्होंने जनता के द्वारा निर्वाचित, है ना, दो निर्वाचित सरकारें। एक सरकार बनती है बेनजीर भुट्टो और दूसरी सरकार बनती है नवाज शरीफ, दूसरी सरकार बनती है नवाज शरीफ के नेतृत्व में, ठीक है। अब देखो 1999 की अगर हम बात करें तो 1999 में यहां पर सैन्य तख्तापलट हो गया। 1999 में क्या हो गया, सैन्य तख्तापलट। सभी देशों की राजनीतिक प्रणाली क्या रही, उसकी बात कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट घटनाक्रमों की भी। तो 1999 में यहां पर क्या हो गया, सैन्य तख्तापलट जो है वह हो गया, ठीक है। 2008 से फिर से 2008 के आसपास से जो लोकतांत्रिक एक शासन व्यवस्था है वह लगभग कायम है। 2008 से देखो सभी देश खुद को लोकतंत्र कहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था, ठीक है। सभी देश, चाहे हम चाइना की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, आपको साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कितना लोकतंत्र है, पर उसके बाद भी सभी देश खुद को पसंद करते हैं कि वह एक लोकतंत्रात्मक कंट्री है, ठीक है, उनका स्वरूप कैसा है, लोकतंत्र वाला है। अब देखो नेपाल की बात करेंगे तो 2006 में जो नेपाल है, ये नेपाल का इलाका है, ठीक है। तो यहां पर 2006 और 2008 2 वर्ष हमें याद रखने हैं। 2006 में क्या था कि यहां पर संवैधानिक राजतंत्र था, मतलब संविधान में ही लिखा हुआ था कि राजा की क्या शक्तियां होंगी एंड बाकी चीजें। और 2008 की बात करेंगे तो 6 के बाद 2008 में क्या हुआ, बेसिकली संवैधानिक राजतंत्र जो है वह हट गया और एक लोकतंत्र और गणराज्य व्यवस्था जो है वह आई। लोकतांत्रिक गणराज्य जो है वह ये 2008 में बन गया। अब देखो यहां पर अगर हम भूटान की बात करें, भूटान की व्यवस्था कैसी रही, हम देखेंगे 2008 में यहां पर संवैधानिक राजतंत्र था, संवैधानिक राजतंत्र, ठीक है। संवैधानिक राजतंत्र जो 2006 में नेपाल में है, वो 2008 में भूटान में है। और बाद में हम देखेंगे कि 8 के बाद से 8 तक तो यहाँ पे ये व्यवस्था थी और बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में बेसिकली इसका जो उभार है वह हुआ। बाद में भूटान में बहुदलीय व्यवस्था बनी, बहुदलीय लोकतंत्र व्यवस्था, ठीक है। अब देखो अगर हम मालदीव्स की बात करें, मालदीव में बच्चों पता 1960 के बाद तक यहां पर बेसिकली सल्तनतें थी। 1968 तक यहां पर क्या थी, सल्तनत थी, सुल्तान हुआ करते थे। 1968 तक इनका शासन था। बाद में यहाँ की जो व्यवस्था है उसको भी कैसे बनाया गया, लोकतंत्र। लेकिन हम देखेंगे कि इसने जो पद्धति अपनाई 1968 में, वह गणतंत्र और अध्यक्षात्मक पद्धति अपनाई।
कौन सी पद्धति अपनाई? 1968 है ये, है ना। अध्यक्षात्मक पद्धति। मालदीव्स ने कौन सी पद्धति अपनाई? अध्यक्षात्मक पद्धति। और अध्यक्षात्मक पद्धति क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य क्या है, ये सारी व्यवस्थाएं हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, और 2005 की अगर हम बात करेंगे, 2005 में यहाँ की जो संसद थी उसने भी बहुदलीय व्यवस्था को अपना लिया। 2005 में जो बहुदलीय व्यवस्था है, 2005 में बहुदलीय जो व्यवस्था है उसको अपना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, मालदीव तक की बात कर ली। ठीक है, अच्छा श्रीलंका में कौन सी प्रणाली है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। वैसे तो इन सब के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, लोकतंत्र क्या और क्यों। जब हमने लोकतंत्र की विशेषताओं को पढ़ा था तब हमने इन सभी देशों के बारे में पढ़ा था, चाइना के बारे में पढ़ा था कि वहाँ केवल एक ही पार्टी है तो वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है। तो इन सभी देशों का मूल्यांकन कैसे करना है उसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको वहाँ से इसका आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये हमने दक्षिण एशिया की बात की। दक्षिण एशिया की देखो, दक्षिण एशिया में कहा जाता है, अच्छा इसकी भौगोलिक अवस्थिति भी देख लो बच्चों कि उत्तर में जो है विशाल हिमालय पर्वत है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो ये इलाका एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में भी नजर आता है। भौगोलिक विशेषता के कारण इसे उप महाद्वीप क्षेत्र के भाषाई, सामाजिक, सांस्कृतिक अनूठेपन के लिए यह एक जिम्मेदार है। ठीक है, इस क्षेत्र की चर्चा में जब तक अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। अच्छा, चीन माना जाता है कि एक इसका इंपॉर्टेंट देश है, दक्षिण एशिया का चीन जो है वह एक इंपॉर्टेंट देश है, ऐसा एक माना जाता है चीन को इस क्षेत्र का। लेकिन चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता, क्षेत्र का तो है बट यहां पर इसको क्या है, अंग नहीं माना जा रहा। तो बेसिकली ये आपका दक्षिण एशिया की बात हो गई। अब देखो आगे हम देखेंगे, हमने देख लिया यहाँ पे कौन कौन से कंट्री के द्वारा किस पॉलिटिकल सिस्टम को अपनाया, किस राजनीतिक व्यवस्था को अपनाया। नेपाल, भूटान संवैधानिक राजतंत्र थे, बाद में वह लोकतंत्र बने, बहुदलीय व्यवस्था को कैसे अपनाया। ठीक है, इन सभी चीजों की हम बात कर रहे हैं। चलिए, तो आगे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेती हूं। चलिए, क्वेश्चन का आंसर बताइए। दक्षिण एशियाई देशों की राज व्यवस्था बदलती रही, इस संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। फोर्थ स्टेटमेंट है, फर्स्ट आपसे कहता है भारत हमेशा लोकतांत्रिक राष्ट्र रहा और श्रीलंका भी। शीत युद्ध के बाद बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम हुआ। अब देखो शीत युद्ध, वही अगर हम अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो कॉन्टेक्स्ट भी किसका लेंगे। शीत युद्ध के बाद बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम हुआ। 2006 तक नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था और भूटान जो है वह 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बना। क्या ये सारे घटनाक्रम सही हैं? क्या ये सारे घटनाक्रम सही हैं? अगर हम ये कह दें कि नेपाल और भूटान में कभी भी संवैधानिक राजतंत्र नहीं था, राजतंत्र के बाद सीधा लोकतंत्र आया, वो गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ कह सकते हैं कि जो सभी विकल्प हैं वह इसमें सही हैं। क्योंकि अगर हम भारत और श्रीलंका की बात करेंगे तो हमेशा से बेसिकली एक लोकतांत्रिक विचारधारा का समर्थन किया, लोकतांत्रिक राष्ट्र रहे अपनी प्रकृति में। और बांग्लादेश में लोकतंत्र शीत युद्ध के बाद कायम हुआ। तो अब जब तक शीत युद्ध खत्म नहीं हो रहा है तब तक शीत युद्ध कब खत्म हुआ? जब यूएसएसआर का विघटन हुआ 1991। भूलना नहीं है पुराना, वो भी आपको रिवाइज करना है क्योंकि वो भी पाठ है आपके पढ़ाई का, है ना। भूलना नहीं है, कभी भी आगे बढ़ते जाओ, पीछे का साफ नहीं करते जाना। चलो आओ कुछ घटनाक्रमों की हम बात करते हैं। देखो निम्न घटनाक्रमों का क्रम क्या होगा, बेसिकली पहले से बाद में हमें जमाना है। ठीक है, भारत और चीन सीमा विवाद, भारत और सोवियत संघ के बीच में मैत्री संधि, जो 20 वर्ष की मैत्री संधि हुई थी उसकी बात हो रही है। भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश की मुक्ति, ताशकंद समझौता, ये कब कब के घटनाक्रम होंगे? तो आप इसका क्या आंसर लगाओगे?
देखो, भारत और चीन सीमा विवाद चला तो काफी समय से आ रहा था, लेकिन अगर हम स्पष्टता युद्ध जैसी कंडीशंस की बात करें तो भारत और चीन के बीच में इस तरह का जो डिस्प्यूट है 1962, 1962, ठीक है। ताशकंद समझौता कौन करने गया था, पढ़ चुके हैं, भूलना नहीं है। 1966 की बात है, 1960। शायद इन दोनों से ही आपको आंसर दिखने लगा होगा, है ना। लेकिन अगर देखो, हम इन दोनों घटनाओं की बात करेंगे कि भारत और सोवियत संघ के बीच में ये जो मैत्री संधि थी, बेसिकली ये जो 20 वर्षीय मैत्री संधि थी, इन दोनों का ही जो वर्ष है वह 1971 है। क्या है? 1971 है। लेकिन अगर हम भारत और पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश की मुक्ति की बात करें तो ये आई थिंक दिसंबर के आसपास की घटना है, और जब हम मैत्री संधि की बात करेंगे ये अगस्त सितंबर के आसपास की घटना है, ठीक है। और इस तरीके से इसका जो आंसर है वह क्या हो जाता है, 1 4 then 3, 1 4 फिर 2 and 3, क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह के कुछ जो घटनाक्रम है वो आपको याद रखने हैं ना। कुछ मैं आपको और बता देती हूँ, जैसे कि 1947 ब्रिटिश राज जो है वह खत्म हुआ, हम सभी जानते हैं, 1947, ठीक है। 48 की बात करेंगे तो जो श्रीलंका है, श्रीलंका सिलोन भी कहा जाता था, इसका नाम क्या था, श्रीलंका का सिलोन, है ना। सिलोन को आज़ादी मिली। 54 से लेके 1954 से लेके 1955 तक पाकिस्तान शीत युद्धकालीन सैन्य गुट सियोटो और सेंटो में जो है वह शामिल हो गया था। ये 54-55 की बात है। सितंबर 1960 की बात करेंगे तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी को लेकर जो जल विवाद चल रहा था उसको लेकर समझौता हुआ। अब किसकी मध्यस्थता से हुआ, किन किन के बीच में हो, ये हम पढ़ चुके हैं। आप कमेंट करके बताइए कि अगर हम सिंधु नदी समझौते की बात करेंगे, सिंधु जल समझौते की बात करेंगे, संधि की बात करेंगे, तो ये किन नेताओं के बीच में हुई थी, और इस संधि में हम किन नदियों का जो जल है वह भारत इस्तेमाल कर सकता है और किन नदियों का जो जल है वह पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता था, ठीक है। 1965 की बात करेंगे, देखो 62 में भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद जो है बहुत गहरा गए थे। 1965 की बात करेंगे तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। 1965 भारत और पाकिस्तान युद्ध, ठीक है। 1966 में जब भारत और पाकिस्तान शांति हेतु ताशकंद जो समझौता हुआ था, ये आपको याद रखना है। 71 में बांग्लादेश के जो नेता थे उन्होंने आज़ादी की उद्घोषणा कर दी थी 71 में, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि भारत पाक युद्ध हुआ, स्वतंत्रता बांग्लादेश को मिल गई, क्योंकि बांग्लादेश की जो प्रॉब्लम्स थी और बांग्लादेश से इतने ज़्यादा शरणार्थी इंडिया में आए, भारत ने उसे अपनी परेशानी समझा, और जब मदद मांगी गई तो भारत ने सैन्य सहायता, भौतिक सहायता, हर तरीके से सहायता की। और ऐसे में जो पाकिस्तान के सैनिक थे उन सभी ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसके बाद बांग्लादेश आज़ाद हो गया। याद रखना, इस समय में इंदिरा गांधी जी जो थी वो हमारे पीएम थी, और उन्हें बहुत ज़्यादा लोकप्रियता मिली थी कि उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। अब सोचो, अगर पाकिस्तान जो आज पाकिस्तान है आधुनिक, अगर बांग्लादेश की भी वही दशा होती, तब हम दोनों तरफ से परेशान रहते। जितना हम कश्मीर साइड से, पंजाब साइड से परेशान हो रहे हैं, उतना ही हमारे लिए वाटर डिस्प्यूट और आतंकवाद का खतरा, सोचो पूर्वी साइड से भी रहता, तो पूर्व पश्चिम बराबर हो जाते फिर तो। तब ऐसे में क्या है कि अगर बांग्लादेश जिसकी विचारधारा दूसरा, डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, बट हाँ कंपेयर अगर हम पाकिस्तान से करें तब बांग्लादेश से नाम मात्र के डिस्प्यूट्स निकल कर आएंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे मुख्य घटनाक्रम थे। तो पूरी एक जो लिस्ट है वो यहाँ पर दी हुई है। पता नहीं अब न्यू वाले में कौन सा पेज आया होगा, ओल्ड वाले में अगर आप देखें, क्योंकि मैं आपको 2023 जो न्यू एडिशन आया है उसके अकॉर्डिंगली पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो इसमें पेज नंबर 68 पर जो एक पूरी लिस्ट है वो आपको याद करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है और यहां से क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो, इन सभी देशों के बीच में अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र का बेसिकली जो रिकॉर्ड है एक मिला जुला है, ठीक है। जैसे कि लोकतंत्र कभी बेहतर था, जैसे कि बांग्लादेश में देखें तो 69, भारत में देखें तो 70, जब इतने भारत में देखें तो लगभग 70 जो है उन्हें लोकतंत्र बेहतर लग रहा है। कभी कभी तानाशाही जो है वह बेहतर लगती है, और इसमें पाकिस्तान देखो 14, ठीक है। और वही कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें 40, मतलब एक देख लीजिएगा, इससे आपको ये पता चलेगा। और इसके अलावा आपको करना क्या है कि जो आपको करंट अफेयर में जो भी डेमोक्रेसी को लेकर इंडेक्स आ रहे हैं, और इस डेमोक्रेसी इंडेक्स में
इस डेमोक्रेसी इंडेक्स में जो ये साउथ एशिया के कंट्रीज हैं उनका क्या रैंक है, उनका क्या रैंक है। ठीक है, बेसिकली कंपेयर करके इनको आपको जरूर याद करना है। तो हम देखेंगे कि देखो यहाँ पर क्या है कि लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो ज्यादातर तो सब ये मान रहे हैं कि हाँ भाई लोकतंत्र जो है वह ठीक है, लेकिन फिर भी जो रिकॉर्ड है वह मिला जुला रहा है। जैसे कि हमने पाकिस्तान की बात की, हमने बांग्लादेश की बात की, भूटान की बात की, तो वहां पर संवैधानिक राजतंत्र था। ठीक है, सर्वेक्षण से ये बात जाहिर होती है कि 5 देशों में लोकतंत्र को व्यापक जन समर्थन हासिल हुआ। हर वर्ग हर धर्म के आम नागरिक जो है वे लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं और प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन करते हैं। मतलब ऐसी संस्था जहां पे लोगों ने अपने द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वह भेजे हों, ऐसी संस्था को वह अच्छा मानते हैं। इन देश के लोग शासन के किसी और प्रणाली की अपेक्षा लोकतंत्र को वरीयता देते हैं और मानते हैं कि देश के लिए लोकतंत्र ही ठीक है ना। तो यहाँ पर ये लोकतंत्र की जो व्यवस्था है सभी देशों के द्वारा दक्षिण एशिया के लगभग मानी गई। आया समझ में? तो पहला हो गया क्या है दक्षिण एशिया, क्यों है दक्षिण एशिया, इन सभी की हमारी बात हो गई। तो देखो नेक्स्ट है कि पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। ठीक है, पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र जो है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कमेंट करके जल्दी से बताओ कि पाकिस्तान जो नाम है वह किसने दिया था पहली बार। ये सब आप इतिहास में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में। पाकिस्तान नाम किसने दिया है ना, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत क्या था। तो पाकिस्तान में बेसिकली देखो पंजाब, सिंध, कश्मीर एंड बलूचिस्तान, कश्मीर एंड बलूचिस्तान। ठीक है, ये जो इनमें से जो भाग ऐसे थे जिसमें कि मुसलमान जो है वे बहुसंख्य थे, उनको मिलाकर पश्चिमी पाकिस्तान बना था। ठीक है, तो देखो पाकिस्तान में जब संविधान बना तो पहले संविधान के बाद जो बागडोर आई, संविधान के बाद सबसे पहले हम कहां से शुरू करेंगे, संविधान से। जब पाकिस्तान में संविधान बना तो संविधान के बाद जो पहली बागडोर आई वह थे जनरल आयूब खान, कमांडर इन चीफ थे जनरल आयूब खान। अच्छा, पाकिस्तान में एक विशेषता आप देखेंगे कि उसकी हेडिंग से ही समझ में आ रहा था, सेना और लोकतंत्र। कई बार यहाँ पर सैन्य तख्ता पलट होगा, है ना, निर्वाचित रूप से सरकार जो है वह जरा कम आई। तो जनरल आयूब खान के नेतृत्व में जो है वह जल्दी से जो पहली सरकार थी वह बनी और इसके बाद से देखो इन्होंने क्या किया, जल्दी ही अपना निर्वाचन भी करा लिया। लेकिन इनका शासन समय कुछ ऐसा था, शासन काल कुछ ऐसा था कि जनता में कहीं ना कहीं एक आक्रोश तो था और जब आक्रोश हुआ तब इन्होंने अपना जो पद है वह छोड़ा और इसके बाद फिर से क्या हुआ, सैनिक शासन का रास्ता साफ हो गया। इसके बाद आते हैं जनरल याहिया खान। ठीक है, जनरल याहिया खान, जनरल आयूब खान। देखो बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब बस पढ़ लो इसमें, जनरल याहिया खान। ठीक है, पूछेगा तो अभी जो रिसेंट के, इसलिए मैं इन चीज़ों पे थोड़ा कम जोर दूंगी कि अगर एकदम ऐसी पॉलिटिक्स किसी जगह की बताई गई जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ना प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा ना मेंस में क्वेश्चन आएगा, उन चीज़ों को हम थोड़ा सा कमजोर देंगे। ठीक है, हाँ, जो करंट अफेयर और बाकी चीज़ें हैं उनको हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसके बाद जो याहिया खान है ये आ जाते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे 1971 तक आ जाओ। 1971 से 1977 तक यहां पर जो है एक निर्वाचित सरकार बनी। 71 से लेके 77 तक यहां पर जो है वह कैसी सरकार बनी, एक निर्वाचित सरकार बनी जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में। जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है, इनके नेतृत्व में बनी। फिर इसके बाद बेनजीर भुट्टो 88 में आते हैं। 99 में हम देखेंगे 1999 में सैन्य तख्ता पलट हुआ। सैन्य तख्ता पलट हुआ 1999 में। कुछ मुख्य घटनाक्रम ही पढ़ रहे हैं और इस घटनाक्रम में देखो जनरल परवेज मुशर्रफ जो हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि इन्होंने किस तरीके से एक लीगल फ्रेमवर्क जो ऑर्डर है वह जारी किया। 1999 का सैन्य तख्ता पलट और यहाँ पर जो जनरल
परवेज मुशर्रफ थे, जनरल परवेज मुशर्रफ ये पीएम बने। नवाज शरीफ की जो सरकार थी, ठीक है, उस पर नियंत्रण हासिल कर लिया और आके अब चेयर पे कौन बैठ गए? जनरल परवेज मुशर्रफ। नवाज शरीफ की सरकार थी। अब देखो परवेज मुशर्रफ ने क्या किया कि पीएम तो थे ही, जल्दी से खुद को कार्यकारी घोषित कर दिया, मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया और उसके बाद संविधान में संशोधन किया। संविधान में जिस तरह के संशोधन किए उसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया? काफी सारे इस तरह के बदलाव किए जिससे इनकी जो सरकार थी वह ज्यादा पावरफुल बने। ठीक है, जो सरकार थी वह ज्यादा पावरफुल बने। तो जनरल परवेज मुशर्रफ के द्वारा कई तरीके से, और इवन 2001 में देखो, 2001 में परवेज मुशर्रफ के द्वारा, ठीक है, परवेज मुशर्रफ के द्वारा क्या किया? खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया, राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन करा लिया। 2008 में फिर से हम देखेंगे कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार आती है। कब? 2008 में। इसके बाद 2008 में लोकतांत्रिक सरकार। कुछ इंपॉर्टेंट घटनाक्रम ही बताए बच्चों, ज्यादा हमें उसका एकदम बेस नहीं पढ़ना है कि हम एकदम सभी फैक्ट जान रहे हैं, बस थोड़ा सा आप 4-5 लाइन में जाने। सो देखो बेसिकली एक यहाँ पर प्रश्न उठता है सेना और लोकतंत्र को लेकर कि आखिर ऐसा क्या था, कुछ तो ऐसे रीजन थे जिन्होंने पाकिस्तान को एक अस्थायी लोकतंत्र बनने से रोका। पाकिस्तान में अगर अस्थायी रूप से लोकतंत्र नहीं रहा, बार बार सैनिक कब्जा रहा, सैनिक शासन रहा, तख्ता पलट होता रहा, सो इसके पीछे का रीजन क्या था आखिर? उस रीजन को हम समझते हैं बट क्वेश्चन के द्वारा। क्वेश्चन थोड़े से जल्दी हिट कर जाते हैं ना। तो पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी ना बन पाने के क्या कारण थे? फर्स्ट है, यहां सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा है और इसकी वजह से कई बार निर्वाचित सरकारों को गिराकर सैनिक शासन कायम किया। पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी रहती है और इसी वजह से सेना समर्थक समूह जो है वह ज्यादा मजबूत है। मतलब लोगों को ज्यादा लगता है, ज्यादातर लोगों को ये लगता है, अधिकांश लोगों को ये लग रहा है कि जो सेना है वो मजबूत होना चाहिए या फिर जो सेना है वह शासन को संभाले। ठीक है, पाकिस्तान में अपेक्षाकृत स्वतंत्र और साहसी प्रेस मौजूद है और वहां मानवाधिकार आंदोलन भी काफी मजबूत है। अच्छा, ये एक बात बताओ, अगर लोकतंत्र के स्थायी ना बन पाने के कारण पूछा और तीसरा स्टेटमेंट अगर सही भी हुआ तब भी ये कैसे रिलेटेड है इससे? अगर तीसरा स्टेटमेंट सही है बट हाँ ये इसका कारण नहीं है, तो लोकतंत्र के स्थायी ना बन पाने का एक और महत्वपूर्ण कारण है और वो है कि लोकतांत्रिक शासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई दबाव नहीं था। अगर हम बाकी देश चाहें तो मिलकर एक दबाव नहीं बना सकते थे कि हम आपके साथ व्यापारिक संबंध खत्म कर देंगे और बाकी सब सारी चीजें। तो एक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पाकिस्तान में लोकतंत्र को लेकर नहीं था। अब देखो ये क्यों नहीं था अंतर्राष्ट्रीय समर्थन? इसके पीछे तो विश्व राजनीति की सभी ने अपने स्वार्थ के हिसाब से, सभी ने क्या किया, अपने स्वार्थ के हिसाब से जो है वह एक तरह से इस्तेमाल किया। और अगर किसी देश के द्वारा पाकिस्तान को हथियार दिए गए तो कहीं ना कहीं वह विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद से भी चिंतित था कि ऐसा ना हो कि जिस आतंकवाद को हम बढ़ावा दे रहे हैं, जिन्हें हम हथियार दे रहे हैं, वो हमारे यहाँ भी हमला कर सकते हैं या फिर आतंकवादी गतिविधियों का अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जो है वह भी नहीं था कि पाकिस्तान जो है वह लोकतांत्रिक देश बने। और बेसिकली यहाँ पर ये जरूरी मान लिया था यहाँ के लोगों ने कि अगर आपको भारत से, आज भी आप देखेंगे कई ऐसे आपको एकदम बहुत रेडिकल टाइप के स्टेटमेंट देखने को मिल जाएंगे जिसमें कि आप पाकिस्तान के लोगों के मन में और सारी चीज अभी भी उन्हें लगता है कि नहीं बस युद्ध ही हमें करना है ना। तो ये सारी बातें क्या बताती हैं कि अगर वो युद्ध को वरीयता देंगे तो वो सेना चाहेंगे या शांति चाहेंगे? सेना चाहेंगे या शांति चाहेंगे, है ना। तो भले पाकिस्तान का आर्थिक विकास ना हो, भले वहां पे खाने के लिए ना हो, लेकिन सेना के पास पैसा और सेना के पास बंदूक और बम होने चाहिए। तो वही जो राजनीति है यहाँ पर चलती रही और वहां के लोगों को भी यही लगता कि ऐसा ना हो कि कोई राजनीति करने वाला ऐसा आ जाए, कोई पॉलिटिकल अगर पार्टी लोकतांत्रिक रूप से चले तो भारत के साथ शांति संधि समझौता कर ले, तो वो बेसिकली उसको शक की निगाह से देखती है और इसलिए बार बार जो सेना है वह आ जाती है। उन्हें लगता है कि नहीं, सेना जो है वही हमें भारत के विरोधी जो एजेंडा है उसको चलाने में हेल्प करेगी। ठीक है,
तो यहाँ पर सही कूट कोई दो विकल्प सही हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, कोई दो विकल्प जो है वह इसमें सही है। ठीक है। तीसरी बात सही है कि पाकिस्तान में अपेक्षाकृत स्वतंत्र और साहसी प्रेस मौजूद है ना, लेकिन हम देखेंगे कि वहां पे मानवाधिकार आंदोलन जो है वह भी काफी चलते रहे, लेकिन फिर भी आप देखते हैं वहां की कंडीशंस आज भी कैसी हैं। तो लोकतंत्र को बहुत ज्यादा वहां पे नहीं प्रमोट किया जाता है। आगे हम बात करेंगे बांग्लादेश की। आओ एक क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन देख लो, फिर हम बांग्लादेश की चर्चा करेंगे। आपको क्वेश्चन रिकॉल होगा तो आपको आंसर जल्दी आएगा। पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ मुक्ति संघर्ष की अगुवाई शेख मुजीबुर रहमान ने की। पूर्वी पाकिस्तान का यह क्षेत्र उर्दू भाषा थोपने के खिलाफ था। भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान की आजादी की मांग का समर्थन किया और इस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। बांग्लादेश ने अपने संविधान में 1975 में संसदीय प्रणाली को चुना। चलो देखते हैं। 47 से लेके 47 से लेके 71 तक तो जो बांग्लादेश है वह पाकिस्तान का अंग था। ठीक है। अब देखो, तो पाकिस्तान हमने बात की ना, पश्चिमी पाकिस्तान था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान था, जो पश्चिम बंगाल है और असम के जो मुस्लिम बहुल प्रदेश थे, इसको मिलाकर बना था। अच्छा, एक बात समझो कि अगर मान लीजिए एक मुस्लिम व्यक्ति ही है लेकिन वह बंगाल में रहता है, तो उसकी संस्कृति पर वह खुद को बंगाली भी मानेगा कहीं ना कहीं। जैसे कि आप राजस्थान में तो आप खुद को राजस्थानी भी मान रहे हैं, आप इंडियन भी मान रहे हैं, आप साउथ में हैं तो आप खुद को कहीं ना कहीं आप तमिल भी मान रहे हो, भारतीय मान, तो आपकी एक जो पहचान है ना, एक दोहरी पहचान हम हो सकती है हमारी, कि हम राजस्थानी भी है, हम भारतीय, हम ओडिशा के भी है और हम भारतीय भी है, इस तरह का। ठीक है। तो देखो, समटाइम्स क्या होगा, धर्म उतने नजदीक नहीं होंगे जितने की हो सकता है एक हिंदू मुस्लिम जो पाकिस्तान में रह रहा है और अगर वो उसी सोच से प्रभावित है, उसी जगह की सोच से प्रभावित है, तब वह सेम संस्कृति संस्कार को फॉलो करेगा। लेकिन अगर दो मुस्लिम है, ठीक है, मतलब ये सोच लो कि धर्म उनका एक ही है लेकिन वे क्या अलग अलग क्षेत्रों में है, तब उनकी संस्कृति अलग होगी। जैसे कि आपने गंगा जमुनी तहजीब इस तरह की चीजें सुनी होंगी कि कैसे एक दूसरे के कल्चर को अपना लेना, और आपको कई इस तरह के कॉलोनी, इस तरह के आपने परिवार भी आसपास देखे होंगे जिसमें कि सभी धर्म के लोग आपस में सद्भाव से रह रहे हैं। तो अब देखो, यहाँ पर था क्या कि अगर ये पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे, बंगाल के ज्यादातर अगर लोग हैं, तो इनकी संस्कृति कहाँ तक बदल जाएगी, इनकी भाषा क्या होगी, बांग्ला भाषा होगी क्या इनकी संस्कृति दूसरी होगी? तो यहाँ पर इनकी भाषा और संस्कृति, वही पश्चिमी पाकिस्तान की हम बात करेंगे, यहाँ की भाषा उर्दू थी। और जब पश्चिमी पाकिस्तान में भाषा का थोपना एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है कि कोई राज्य, कोई भाग आपका टूटकर अलग हो जाए। 1965 में जब यह प्रावधान किया गया था कि 1965 के बाद आधिकारिक भाषा के रूप में इंग्लिश को खत्म कर दिया जाएगा, तो साउथ इंडियन स्टेट की अगर हम बात करें तो वो हिंदी को लेकर उतना कंफर्टेबल कह लो, कंफर्टेबल कह लो नहीं थे, क्योंकि वहाँ की स्थानीय जो उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज थी, जो क्षेत्रीय भाषा थी ना, तमिल है, मलयालम है, तेलुगु है, उन सभी को वह प्रेफरेंस देते थे, उन सभी को प्राथमिकता देते थे। और ऐसे में उन पर एक भाषा का थोपा जाना, आपने द्रविड़ आंदोलन सुना होगा जिसमें कि विरोध किया गया था हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा भी बनाने का। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया, इसको नेशन लैंग्वेज नहीं, केवल राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो देखो, यहां पर यह एक रीजन था बच्चों कि जब पश्चिमी पाकिस्तान में अगर उर्दू को आधिकारिक भाषा कहा गया और जब इसे पूर्वी पाकिस्तान पर इस भाषा को थोपा गया, इम्पोज किया गया, तो यहां के लोगों में क्या होगा, असंतोष होगा, विरोध होगा, आक्रोश होगा, सब कुछ था। जब पश्चिमी पाकिस्तान ने संस्कृति को थोपा, ना केवल भाषा को बल्कि संस्कृति को थोपा, अपने उन राजनीतिक पद्धतियों को थोपा, ऐसे में जो बांग्लादेश, जो पूर्वी पाकिस्तान, अभी तक हम बांग्लादेश नहीं कहेंगे, बांग्लादेश कहेंगे 1971 के बाद से, तो पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग हैं, अब यहां पर एक संगठन था अवामी लीग,
आवामी लीग, ठीक है, और मुजीबुर रहमान की हम बात करें, ठीक है, इनके नेतृत्व में देखो जब विरोध इतना ज्यादा हुआ तो इन्होंने स्वतंत्र होने की बात कर ली कि अब जो है वह हमें पाकिस्तान से क्या होना है, स्वतंत्र होना है। स्वतंत्रता, स्वायत्तता तो ठीक है, स्वतंत्रता की मांग कर ली। और आवामी लीग जब सारी सीटों पर आ गई पूर्वी पाकिस्तान के, तब ऐसे में क्या हुआ कि अब पश्चिमी पाकिस्तान में जो संसद और बाकी सब है उसमें भी बहुमत था, लेकिन मुजीबुर रहमान जो है इनको गिरफ्तार करा लिया गया और यहां से आंदोलन शुरू हुआ और मुक्ति संघर्ष जो है वह छेड़ दिया गया कि अब हमें पश्चिमी पाकिस्तान से क्या है, मुक्ति चाहिए। लेकिन इस मुक्ति संघर्ष को दबाने के लिए जो पूरा प्रयास है वह किया गया, मुक्ति संघर्ष को छेड़ दिया, शुरू कर दिया, चलो शुरू वर्ड ज्यादा सही है। तो पूर्वी पाकिस्तान ने पश्चिमी पाकिस्तान से स्वतंत्र होने के लिए मुक्ति संघर्ष जो है वह क्या किया, शुरू किया। भाषा और संस्कृति के अलावा एक और अच्छा इशू था बच्चों, वो ये था कि एक तो प्रशासन में इनको जितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था वो नहीं था, राजनीतिक सत्ता में भी हिस्सेदारी नहीं थी, ये सारी मांगे उठाई जा रही थी। पश्चिमी पाकिस्तान जो अपना एक प्रभुत्व स्थापित कर रखा था, अपना जो एक डोमिनेंस दिखाता था ना, जो एक प्रभुत्व था पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर, इसका भी विरोध पूर्वी पाकिस्तान वाले लोगों ने किया। इसका भी जो विरोध है वह किया और भाषा और संस्कृति पर जब थोपा गया, भाषा और संस्कृति को, तब यहाँ पर और भी जो प्रॉब्लम्स है वह पैदा हो गई कि पाकिस्तान के निर्माण के बाद से ही बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था उसके खिलाफ जो आक्रोश है वह जनता ने शुरू कर दिया। आया समझ में, आया समझ में? चलो अब देखो आगे क्या हुआ उसको हम समझते हैं कि मुक्ति संघर्ष जो है वह छेड़ दिया, ठीक है, मुक्ति संघर्ष जो है वह छेड़ दिया और ऐसे में पूर्वी क्षेत्र की स्वायत्तता की जो मांग है, स्वतंत्रता की मांग, साथ ही लिख लो पूर्वी क्षेत्र की, पूर्वी मतलब पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी क्षेत्र की स्वतंत्र कराने के लिए, स्वायत्त कराने के लिए स्वायत्तता की जो मांग है वह शुरू हो गई। जनता ने आंदोलन किए, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान जो सरकार है और सेना जो है उसने दबाने की कोशिश की। उसने क्या किया, दबाने की कोशिश की। आवामी लीग देखो 1970 में जो है वह पूरी सीटों पर चुनाव जीत गई थी, पूरी सीटों पर जो है उसने जीत हासिल की थी, बहुमत हासिल हो गया था, लेकिन मुजीबुर जो रहमान थे इनको क्या किया, गिरफ्तार कर लिया गया कि संसद में नहीं सीधा जेल में जाओ, गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखो पश्चिमी पाकिस्तान में इस समय हम देखेंगे जनरल याहिया खान थे और उन्होंने आंदोलन को दबाया। भारत में देखो शरणार्थी जो समस्या थी वह अब शुरू हो चुकी थी भारत में। चलो इस क्वेश्चन को देखो, फिर बाकी की जो घटना है वह आगे यहाँ पे बता देती हूँ। पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ मुक्ति संघर्ष की अगुवाई शेख मुजीबुर रहमान ने की, डेफिनेटली। पूर्वी पाकिस्तान का यह क्षेत्र उर्दू भाषा को थोपने के खिलाफ था। भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान की आजादी की मांग का समर्थन किया और इस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। इंदिरा जी की लोकप्रियता बढ़ गई, इंदिरा गांधी थे इस समय, है ना, इंदिरा गांधी, इनकी लोकप्रियता बढ़ गई जब इन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया और बांग्लादेश का जो स्वतंत्रता थी उसको साथ दिया, है ना। बांग्लादेश ने अपने संविधान में 1975 में संसदीय प्रणाली को चुना, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। कैसे है आगे देखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट सही है, कोई दो विकल्प इसमें सही हैं, ठीक है, बाकी जो विकल्प है वह गलत है। अब देखो सो भारत में उसके आगे की कहानी ये कहती है कि अब जब वहां पे इतना प्रॉब्लम शुरू हो गई, सैनिकों के द्वारा लोगों को मारा जाने लगा, शरणार्थी समस्या भारत में शुरू हो गई, कई लाख शरणार्थी आ गए, शरणार्थी समस्या शुरू हो गई और ऐसे भारत में क्या किया, भारत सरकार ने सैन्य व वित्तीय सहायता दी। ये पूरा हम इस बांग्लादेश वाला जो ये हिस्सा है हम इसको पूरा भारत की राजनीति में पढ़ चुके हैं, पढ़ लीजिएगा इसको, है ना। इंदिरा गांधी के शासनकाल में ये घटना आप पढ़ेंगे। तो सैन्य व वित्तीय
जो मदद है वह भारत ने की। 1971 में पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस घटना को वहां से आप पढ़ लेंगे, ठीक है, बहुत डिटेल में अगर मन कर रहा है तो। पाकिस्तान ने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया, युद्ध खत्म हो गया। जो भारतीय सेना थी उसने बांग्लादेश और बाकी सब जगह पाकिस्तान में, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान जो है उसमें जाकर हेल्प की, ठीक है। पाकिस्तान 1971 में आत्मसमर्पण किया। अब यहाँ पर 1975 की बात करते हैं कि जब संसदीय प्रणाली की बात हुई। हाँ, संसदीय प्रणाली को पहले माना था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की बात करें तो इन्होंने राज व्यवस्था की एक ही पद्धति को माना था, संसदीय प्रणाली, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिशर्स के समय हम इसके आदी हो चुके थे, लेकिन इसने संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया। तो 1975 में संसदीय प्रणाली को चुना, ये गलत है। अध्यक्षात्मक प्रणाली, अध्यक्षात्मक जो प्रणाली है इसको अपनाया। क्लियर? 1991 में चुनाव हुए और बांग्लादेश में फिर उसके बाद चुनाव प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की स्थापना हो गई। कब? 1991 के बाद से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम आते हैं नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र। छोटी सी कहानी है नेपाल की भी। उसके पहले क्वेश्चन देखो, 2006 तक नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था। 8 में राजतंत्र को खत्म करके लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया और 2015 में नेपाल का नया संविधान बना। जब हम देखते हैं कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं वह 3 बार 4 बार संविधान बना रहे हैं, ऐसे में हमें अपने संविधान पर गर्व करना चाहिए कि इतना सफल संविधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने बनाया, संविधान निर्माताओं ने बनाया, कि हमें नए संविधान की जरूरत नहीं रही। हमने उसी में समय के साथ संशोधन कर लिया, आवश्यकताओं के साथ संशोधन कर लिया। तो इससे क्या हुआ कि हमें संविधान बदलने की जरूरत नहीं रही, है ना। जैसे इसलिए हमने संविधान को कैसे बनाया? एक जीवंत संविधान बनाया। इस बार यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, लेकिन उस लिविंग डॉक्यूमेंट को, जीवंत संविधान को किससे जोड़ लिया था? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के एक्सपेंशन से, व्यक्ति के जीवन के और व्यक्तिगत जो अधिकार है उसके विस्तार से पूछ लिया था। 2006 तक नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था और 8 में लोकतांत्रिक गणराज्य। अच्छा, लोकतंत्र का मतलब तो ठीक है, जनता के द्वारा चुना गया शासन व्यवस्था, है ना। जो शासकों को जो है वह रूलर्स को कौन इलेक्ट कर रहा है? कौन सिलेक्ट कर रहा है? जनता सिलेक्ट कर रही है। कैसे? चुनाव के द्वारा। और गणराज्य का मतलब क्या होता है? गणराज्य, भारत गणराज्य है क्या? गणराज्य का मतलब होगा कि किसी देश का जो भी प्रमुख होगा वो हेरिडिटरी नहीं होगा, निर्वाचित होगा, बल्कि आनुवांशिक रूप से नहीं होगा कि राजा का बेटा ही राजा बन रहा है। प्रमुख जो है वह कैसे होगा? निर्वाचित होगा। अगर ये निर्वाचित है, निर्वाचित की पद्धति कुछ भी हो सकती है, या तो प्रत्यक्ष रूप से या तो अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे हमने जिस पद्धति को अपनाया कि हमारे देश का जो संवैधानिक प्रमुख है, जो प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होंगे, उनको चुना जाएगा, है ना, निर्वाचन। हाँ, पद्धति हमने अप्रत्यक्ष अपनाई, पद्धति हमने समानुपातिक अपनाई। क्या पद्धति अपनाई बताओ जरा? तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पद्धति में अंतर हो सकता है। बाकी लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब आप जानते हैं, जनता द्वारा शासकों को चुना जाना, ठीक है। तो 2006 तक, अब संवैधानिक राजतंत्र का मतलब यह था कि यहां पर पॉलिटिकल पार्टियां थी, लेकिन जनता जो है वह लगातार इस बात की डिमांड कर रही थी कि और भी ज्यादा हमें जो उत्तरदायी शासन व्यवस्था है वह दी जाए। देखो, शुरुआत में अगर हम नेपाल की बात करें तो अतीत में एक ऐसा था, एक हिंदू राज्य था, और फिर आधुनिक काल में कई सालों तक यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र रहा, और संवैधानिक राजतंत्र के दौर में कई राजनीतिक पार्टियां रही, लेकिन आम जनता जो है वह ज्यादातर क्या कर रही थी? उत्तरदायी शासन की जो मांग है वह उठाते रहे। लेकिन राजा ने क्या किया? अब देखो, यहाँ पर ना कुछ व्यवस्थाएं ऐसी बनेगी, राजा ने सेना की सहायता से नियत। अब राजा अपनी पदवी, अपनी कुर्सी को छोड़ना नहीं चाह रहा था। भले लोग लोकतंत्र चिल्ला रहे थे, पर ऐसे में राजा ने क्या किया कि पूर्ण नियंत्रण कर लिया शासन पर। सेना की सहायता से लोकतंत्र की राह एक बार फिर अवरुद्ध हो गई।
एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की चपेट में आकर राजा ने 1990 में एक नए लोकतांत्रिक संविधान की जो मांग है वह मान ली और इस तरीके से संवैधानिक लोकतंत्र जो है वह शुरू हुआ। लेकिन देखो यहां पर प्रॉब्लम जो मेन थी, वह प्रॉब्लम जानते हो क्या थी? राजा ने कई बार तो इतना झूठ बोला, एक राजा, दूसरा माओवादी संगठन और तीसरा लोकतंत्र के समर्थक, लोकतांत्रिक समर्थक। तो नेपाल में ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष है ये चलता रहा। जब लोकतंत्र की बात हुई, राजा कुछ समय के लिए मान गया कि ठीक है चलो संवैधानिक लोकतंत्र कर लेते हैं, लेकिन त्यों ही राजा बोलने लगता है कि नहीं, जो माओवादी हैं उन्होंने अपना प्रभाव बढ़ा लिया है, उन्होंने आक्रमण कर लिया है, इसलिए अब पूरा नियंत्रण राजा के हाथ में होना जरूरी है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी ये था। देखो जैसे समटाइम्स कुछ व्यवस्थाएं ऐसी लागू हो जाती है कि हम उनका एक ऑप्शन जो है वह नहीं ढूंढ पाते हैं, और ऐसे में कुछ लोगों का भी ये मानना था कि जो राजा है वह होना वहां की व्यवस्था में जरूरी है, भले ही नाम मात्र का राजा हो। तो एक ये व्यवस्था भी वहां पर थी लोगों के मन में, और इसलिए जो राजतंत्र है कि भले संवैधानिक लोकतंत्र है, हम वो सीधा लोकतंत्र में संविधान की भी स्थापना कर सकते, जरूरत क्या थी, लेकिन नहीं, पहले उन्होंने संवैधानिक रूप से निर्धारित राजतंत्र की बात की। तो यहाँ पर एक जो त्रिपक्षीय संघर्ष जो है, माओवादी संगठन, लोकतांत्रिक समर्थक, राजा, इन सब के बीच में लगातार चलता रहा। ठीक है, 1990 में जो माओवादी थे इनका प्रभाव बढ़ने लगा और नेपाल के कई हिस्सों पर अपना प्रभाव रखा। बेसिकली देखो ये जो लड़ाई थी ना बच्चों, ये बहुत शांतिपूर्वक लड़ाई नहीं थी, ये बड़ा ही एक हिंसक लड़ाई थी। और ऐसे में देखो हम देखेंगे कि राजा व सत्ताधारी जो थे उनके खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह करना, ये माओवादी संगठन का काम था। माओवादी संगठन का क्या था? सशस्त्र विद्रोह करना, कि जो भी सत्ता में है और राजा है तो हम क्या करेंगे, उनके खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करेंगे। और बाद में हम देखेंगे कि काफी समय के बाद लगभग जो है वह माओवादी संगठनों ने वहां पर सशस्त्र विद्रोह को छोड़ा और चुनाव में भाग लिया। ठीक है, तो देखो 2002 में राजा ने क्या किया कि संसद को भंग कर दिया। राजा ने क्या किया? 2002, पहले तो जो बात है 1990 के आसपास वह मानने लगा था कि हाँ एक संविधान होना चाहिए, लेकिन संविधान भी कैसा? राजतंत्र, है ना, संवैधानिक राजतंत्र की बात की गई। 2002 में क्या किया कि माओवादियों की बोलकर जो संसद थी, ठीक तरीके से लोकतंत्र तो आया नहीं था, जो थोड़ा बहुत था उसको भी खत्म कर दिया। अगर आपने लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर दिया, दैट मीन्स लोकतंत्र को खत्म कर दिया। जैसे कि आज मान लीजिए किसी भी देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम खत्म हो जाए, आप सोचिए हमारे देश में ऐसी व्यवस्था हो जाए, तब क्या करोगे? आप कहोगे कि लोकतंत्र चल पाएगा, सरवाइव कर पाएगा? तो ऐसी संस्थाओं का होना बहुत जरूरी है। जब भी इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है, या किसी एक व्यवस्था को लेकर ये बोला जाता है, किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था संस्था को लेकर ये बोला जाता है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो रही, मतलब लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। तो यहां पर क्या था कि 2002 में जो थोड़ा बहुत लोकतंत्र आया था वो खत्म हो गया, और राजा के द्वारा संसद को क्या किया? भंग किया, भंग कर दिया गया। ठीक है, 2006 में फिर से हम देखेंगे कि एक देशव्यापी लोकतंत्र जो आंदोलन है लोकतांत्रिक समर्थकों ने शुरू कर दिया। 2006 में आंदोलन जो है लोकतंत्र, अब लोकतांत्रिक समर्थक है तो आंदोलन किसको लेकर शुरू करेंगे? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को लेकर। देखो माओवादियों ने भी इसके बाद मान लिया और सशस्त्र विद्रोह का रास्ता छोड़ा, लेकिन इनकी जो एक हम कह सकते हैं इनकी डिमांड क्या थी कि संविधान में मूलगामी सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण किया जाए। संविधान में मूलगामी सामाजिक आर्थिक पुनर्रचना बदली जाए। सामाजिक आर्थिक जो पुनर्रचना है के कार्यक्रम हो, इनको लागू किया जाए। ठीक है, 2008 में देखो यहाँ पर जो राजतंत्र है वह खत्म हुआ और 2015 में नया संविधान बना।
आओ एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 6 तक नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था। 8 में राजतंत्र को खत्म करके लोकतांत्रिक जो गणराज्य है वह बना दिया गया। 2008 में राजतंत्र जो है वह खत्म हो गया, लोकतांत्रिक गणराज्य बना दिया, और 15 में नेपाल का नया संविधान बना। क्या ये सभी विकल्प सही हैं? इन दोनों का अर्थ क्या होता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे श्रीलंका की। एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो। श्रीलंका को सिलोन भी कहा जाता है। श्रीलंका का एक जो नाम है वह क्या है? सिलोन, ठीक है। श्रीलंका में गृह युद्ध की परिस्थितियों के संबंध में निम्न पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट है। फर्स्ट आपसे कहता है, सेली राष्ट्रवादियों का मानना है कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। तमिलों ने 1983 में उग्र तमिल संगठन जैसे कि लिट्टे की स्थापना की, जो कि अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे। ये वही लिट्टे हैं जो राजीव गांधी हत्याकांड से जुड़े हुए। भारत कभी भी प्रत्यक्ष रूप से तमिल मामले में शामिल नहीं हुआ, ठीक है। 3 स्टेटमेंट है। तो श्रीलंका का मैंने आपको नाम बताया। आजादी मिली इसे 1948 में। अब तक श्रीलंका में लोकतंत्र कायम है, लेकिन श्रीलंका को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। लेकिन ये चुनौती अपने आप ही अलग थी। ना तो यहाँ पे राजतंत्र की चुनौती थी, ना ही सेना की चुनौती थी, बल्कि आपस में जो जातीय संघर्ष है ये चल रहा था। और जातीय संघर्ष भी इस बात पर आधारित था कि एक नए राष्ट्र की मांग। ये एक बड़ा मुद्दा हो जाता है जब किसी राष्ट्र में से नए राष्ट्र की जो मांग है। आप सोचिए कि हमारे लिए खालिस्तान बड़ा मुद्दा क्यों है। जब भूमि को बांटने की बात की जाती है, राष्ट्र को बांटने की बात की जाती है, तब इंसान के सेंटिमेंट्स जो हैं वह आगे आ जाते हैं ना। तो श्रीलंका के एक जो क्षेत्र है उसको अलग राष्ट्र बनाने की मांग की गई। जातीय जो व्यवस्था है, जो संघर्ष है, इतना हद तक बढ़ा हुआ था, ठीक है। तो आजादी के बाद से ही हम क्या कहेंगे कि श्रीलंका जो है उन दिनों, तब सिलोन इसको कहा जाता था। और यहाँ पर श्रीलंका की राजनीति पर बेसिकली देखो, श्रीलंका में जातीय संघर्ष इसलिए कहा गया सेली समुदाय। हमने ये सब भी पहले हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा हो इस पूरी कहानी को जानने के लिए, तो लोकतंत्र की बात जो है, जो हमने पढ़ा था, उसमें पढ़ लीजिएगा। एक था बच्चों सेली समुदाय, ठीक है। दूसरा था तमिल समुदाय। ज्यादातर आप देखेंगे कि जो सेली समुदाय है इसका जो धर्म है वह इसमें जानकारी नहीं दी गई है। पुरानी एनसीईआरटी में आपको जानकारी मिल जाती है। पुरानी मतलब जो पहले हम एनसीईआरटी और क्लासेस की पढ़ चुके हैं कि इनका जो धर्म है वह बौद्ध था, और तमिल समुदाय हिंदू और मुस्लिम हुआ करते थे। अब ये तमिल समुदाय भी 2 वर्गों में बटा हुआ था, ठीक है। एक तो वो जो कि श्रीलंका का मूल था, श्रीलंका में ही रहता था तमिल, और दूसरा जो भारत से गया था, भारत तमिल थे, भारत से गया था जैसे कि चाय के बागानों में काम करने और भी कई तरीके के काम करने, लेकिन अब वही बस गया था। तो यहाँ पर भी जो तमिल संगठन था, जो तमिल समुदाय था, अब हम देखेंगे कि सेली समुदाय बहुसंख्यक में है। शासन व्यवस्था में जब ये आया, इसने कई ऐसी व्यवस्थाओं को, वही बात है कि एक संविधान या लोकतंत्र तभी कायम रह सकता है जब एक जो बहुसंख्य है, जो मेजोरिटी है, वह कभी भी जो माइनॉरिटी है उस पर किसी तरह का जो दबाव है वह ना डाले। उसके लिए भी व्यवस्थाएं उतनी ही खुले रूप से हो जितने की बहुसंख्यकों के लिए हो, है ना। तो यहाँ पर सेली समुदाय ने क्या किया, बौद्ध भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देना, है ना, जो बौद्ध है। अच्छा, भाषा की बात करें तो सेली भाषा है ना, बौद्ध धर्म को ऑफिशियल स्टेटस, और भी कई इस तरह की व्यवस्थाएं थी जो कि पक्षपात थी। तमिल समुदाय पीछे जाता रहा इसमें, और ऐसे में ये जो भावनाएं आहत हुई, और एक समय के बाद इस वर्ग ने क्या किया, खुद के विकास के लिए एक अलग राष्ट्र की जो मांग है तमिल समुदाय करने लगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर तमिल आबादी हम देखेंगे कि समय के साथ साथ इसने एक उग्र संगठन बना लिया 1983 में, लिट्टे, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह के लिए
लिट्टे संगठन जो है वह बनाया। एक सशस्त्र संघर्ष जो है वह चलता रहा सहेली समुदाय और तमिल समुदाय के बीच में, सेना के बीच में और तमिल संगठन के बीच में जो एक संघर्ष था वह चलता रहा। अब इस क्वेश्चन को देखो, सहेली राष्ट्रवादियों का मानना है चूंकि यही था कि किसी भी तरह की जो रियायतें हैं वह हम तमिलों को नहीं देंगे। अब नहीं देंगे तो समय के साथ साथ इन्होंने क्या किया, जब प्रतिनिधित्व की मांग नहीं मानी गई, इनकी बातों को नहीं सुना गया, तब इन्होंने अलग राष्ट्र की मांग की। तमिलों ने 1983 में उग्र संगठन जिसे कि लिट्टे की स्थापना की, जो कि एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहा था। भारत ने कभी भी प्रत्यक्ष रूप से तमिल मामले में जो है वह शामिल नहीं हुआ, ये गलत बात है। पहला और दूसरा स्टेटमेंट इसमें सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत इसलिए है बच्चों क्योंकि अगर देखो हमने देखा कि यहाँ पर दो तरह का जो तमिल समुदाय था, एक वो था जो कि भारत से यहाँ पर गया था, ठीक है, और ऐसे में ये जो भारत से गया हुआ तमिल समुदाय था ये मांग इस बात की कर रहा था कि भारत हमें सुरक्षा दे। इसकी कहीं ना कहीं तो डिमांड थी, भारत से आशा थी कि भारत क्या करे, इनका साथ दे, सुरक्षा व साथ दे। राजीव गांधी की जो हत्या है वह इसी से जुड़ी हुई थी, ठीक है, तमिल समुदाय। अब ऐसे में भारत वैसे तो हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, लेकिन भारत ने क्या किया, अपनी सेना को भेजा। लेकिन जब अपनी सेना को भेजा तो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं भारतीय, मूल रूप से जो भारतीय थे वही मर रहे थे। वो कैसे कि जो लिट्टे संगठन था वह उसमें अगर भारतीय मूल के जो तमिल थे, ठीक है, उनके बीच में और भारतीय सेना के बीच में विरोध हो रहा था, और यहाँ पे जो बाकी जो सहेली समुदाय है वो इस बात को लेकर विश्वास में नहीं था। उन्हें लग रहा था कि नहीं, अनावश्यक हस्तक्षेप जो है वह इंडिया ने किया है, इसको लेकर संबंध भी खराब हुए। तो तमिल समुदाय ये मान रहा था। ऐसे में 1987 में क्या हुआ, भारत ने सेना भेजी। भारत ने सेना भेजी। आप लिट्टे संगठन के बारे में पढ़ना। लेकिन 1989 में जब विरोध हुआ और सारी चीज़ें इतनी बिगड़ गई कि सेना भेजने का मतलब ही नहीं रहा, एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया, और 1989 में अपनी जो शांति सेना थी उसे वापस बुला लिया, बिना किसी लक्ष्य को पाए क्या किया, वापस जो है वह बुला लिया। अब ये सशस्त्र संघर्ष आखिर खत्म कैसे हुआ? 2009 में जब लिट्टे को खत्म कर दिया गया, जो लिट्टे संगठन बना था इसे समाप्त कर दिया गया, और ये समाप्त कर दिया, और ये जो सशस्त्र संघर्ष जो चल रहा था श्रीलंका में वो खत्म हो गया। ये थी श्रीलंका की कहानी। तो अब तक हमने बात कर ली पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, 4 देशों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में किस तरह के संबंध हैं और किस तरह की प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। भारत और पाकिस्तान संघर्ष, फिर क्या हमारे पड़ोसी देशों के साथ एक सहयोग, शांति समझौता, इसकी बात करेंगे। चलो, भारत और पाकिस्तान संघर्ष। देखो, जब शीत युद्ध समाप्त हुआ 1991 की अगर हम बात करें, तो ये बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं था कि इस इलाके में भी संघर्ष और जो तनाव है वे समाप्त हो गए थे। आंतरिक लोकतंत्र या जातीय संघर्ष के मसलों पर टकराव को हम पहले देख चुके हैं, जैसे कि हमने श्रीलंका में बात की, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण संघर्ष अंतरराष्ट्रीय प्रकृति के भी है, और दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति केंद्रीय है, और इसी वजह से अधिकांश संघर्षों का रिश्ता भी भारत से है। चारों तरफ अगर मान लीजिए जो कंट्री हैं जो कि लैंड से जुड़े हुए हैं, जो कि भारत की भूमि से, मुख्य भूमि का जो हिस्सा है उससे जुड़े हुए, स्थल जो सीमा है वह बना रहे, तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट तो होगा, है ना। तो यहाँ पर ज्यादातर देखो हम देखेंगे कि दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति कैसी है, केंद्रीय है स्थिति, है ना, केंद्रीय है। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम देखेंगे कि विवादों में भी घिरा रहता है। अब कुछ ऐसे मुद्दे हम पढ़ते हैं जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष रहा। 1947 के बाद से कश्मीर विवाद हम पहले भी पढ़ चुके,
इसमें जो हम जो नया पढ़ेंगे वो है आपका सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण, पाकिस्तान का कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार, प्रशिक्षण और धन देना, सिंधु नदी जल विवाद और सरक्रीक इलाका। कश्मीर और उग्रवाद और सिंधु नदी विवाद तो और समझौता हम पढ़ चुके हैं। सरक्रीक और सियाचिन ग्लेशियर की बात इसमें नहीं की गई है, उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, वैसे पढ़ते सारा है। चलो सबसे पहले कश्मीर मुद्दे की बात कर लें। तो भारत के विभाजन के बाद से ही जो कश्मीर मुद्दा है, देखो बेसिकली कश्मीर जो है वह एक प्रिंसली स्टेट था ना, राजा की रियासतें थी। राजा कौन थे? हरि सिंह। और ऐसे में हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स जो है वे 3 ऑप्शन देकर गए थे देशी रियासतों को कि जब भारत स्वतंत्र हुआ, ये रियासतें स्वतंत्र हो गई, 550 से ज्यादा रियासतें थी, इन सभी के पास 3 ऑप्शंस थे, या भारत में शामिल हो जाओ, या पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या स्वतंत्र रह लो। कश्मीर के राजा ने इंडिपेंडेंट स्टेटस को चुना, पर वो रह नहीं पाया। पाकिस्तान इस बात को मानता था कि चूंकि वहां की आबादी मुस्लिम है, इसलिए वह पाकिस्तान का इलाका है, क्योंकि बटाही धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर किसी देश का विभाजन हुआ था, हिंदू मुस्लिम। और ऐसे में क्यों ना सोचे पाकिस्तान। अब वो जब सोच रहा है, तब ऐसे में क्या हुआ, उसने पाकिस्तान में जो इनक्रोचर्स, जो घुसपैठी हैं, जब वह भेजे, तब जाके जो हरि सिंह थे उन्होंने भारत से मदद मांगी। भारत ने मदद तो की, लेकिन कहा कि पहले विलय समझौता और आपके जो सुरक्षा और विदेशी मामले हैं उसका आप हमें हस्तांतरण करेंगे। ठीक है, तब जाके 370 स्पेशल स्टेटस भी दिया गया था कि उसकी कुछ अपनी स्वायत्तता, तो स्वायत्तता के साथ बेसिकली भारत में उसका विलय किया। अब ऐसे में हम देखेंगे कि जो पाकिस्तान है वह हमेशा कश्मीर का अगर एक इलाका जो है वह अपने ये मानता रहा कि वह पाकिस्तान का ही हिस्सा है, क्योंकि देखो जो ब्रिटिशर्स के द्वारा चाहे चाइना की बात हो या फिर पाकिस्तान की बात हो, जिस तरह से उन्होंने एक विवादों की पूरी श्रृंखला छोड़ के गए थे, वो बाउंड्री डिस्प्यूट की अगर हम बात करेंगे, इंटरनेशनल बाउंड्री पूरा डिस्प्यूट था। चाइना जब वो चले गए, ब्रिटिशर्स चले गए, उसके बाद चाइना ने नहीं माना कि ये जो इन्होंने विभाजन किया है वह सही है या फिर नहीं है, पाकिस्तान ने भी नहीं माना, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि पाकिस्तान के द्वारा इसे स्वीकार ही नहीं किया गया कि देसी रियासत का विलय जो है भारत में हो गया, और सामरिक और सैन्य दृष्टिकोण से जो है वह कश्मीर का महत्व देखते हुए पाकिस्तान ने अपना भाग बनाने का प्रयास किया, लेकिन भारत शुरू से ही कश्मीर को अपना अंग मानता आया है। 1994 में भारतीय संसद के द्वारा प्रस्ताव भी लाया गया, जिसमें स्पष्ट इस बात का उल्लेख किया गया कि पाक अधिकृत कश्मीर भारतीय कश्मीर का भाग है। ठीक है, अच्छा आप देखेंगे शायद लास्ट ईयर की बात है, जिसमें कि पाकिस्तान के कुछ भागों को भारतीय मौसम जो संगठन है, भाग है, उसके द्वारा वहाँ का तापमान और चीज़ें बताई गई थी। और इसके बाद कुछ व्यवस्थाएं जो है, और जो पाकिस्तान ने काफ़ी इस चीज़ को लेकर एक डिस्प्यूट भी क्रिएट किया गया था, ठीक है, कि हमारा इलाका है, इस तरह की बात है। करंट अफेयर में देखते रहते हैं कि ये मुद्दा आज भी ख़त्म नहीं हुआ। सो ये कश्मीर मामला था, है ना। कश्मीर मुद्दे को लेकर कई तरह के जो वॉर है वह हो चुके। अब इसी के एक भाग में आप एलओसी की भी बात करते हैं। ठीक है, क्या है एलओसी बताइए। सेकंड इसमें जो मुद्दा रहा बच्चों, ये था सिंधु जल विवाद का। सिंधु जल विवाद का 1960 में समझौता हुआ था और इस व्यवस्था को ठीक किया गया था। और इसमें सिंधु, झेलम और चिनाब, है ना, सिंधु, झेलम और जो चिनाब की नदियां थी, ये पाकिस्तान की नदियों के रूप में, जबकि सतलज, रावी और ब्यास पर भारत का नियंत्रण स्वीकार किया गया था। इस समझौते के द्वारा भारत को पाकिस्तान की नदियों पर जल के सीमित प्रयोग का अधिकार भी दिया गया। ठीक है, तो पाकिस्तान जो है वह इस बंटवारे को ठीक तरीके से फिर भी नहीं मानता था। चलिए अब हम आते हैं सियाचिन विवाद पर। सियाचिन विवाद की हम बात करते हैं। ठीक है, देखो सियाचिन जो है वह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। इसके बारे में कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी है। जो भी यहाँ पर सैनिक, चाहे जो भी इंसान ही हम कह लो, कि जो भी मनुष्य रूप में सैनिक है, चाहे वह किसी भी देश का हो, इतना ज्यादा खर्च होता है, इतना ज्यादा एक्सपेंसिव वहां पर केवल सर्वाइवल के लिए, सोचो। लेकिन इसकी चूंकि स्थिति ऐसी है, कई बार इस बात का
ये जो एक समझौता कह ले या फिर कई बार इस चीज़ की एक मांग भी उठती है कि ऐसा करते कि सियाचिन पर किसी का नियंत्रण ना हो, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पर आप देखेंगे कई इस तरह के आपको वीडियोस देखने को मिल जाए कि वहाँ के सैनिक जो उनके इतनी ठंड पड़ती है कि वहाँ पर उनके हाथ गल गए या फिर पैर जो है बूट पहनने के बाद भी, तो इतनी ज़्यादा ठंड में वहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से कैसे वह डटे रहते हैं। तो सियाचिन जो है अगर यहाँ का छोड़ दिया जाए, बेसिकली इस पर अधिकार या फिर यहाँ पे जो छावनी हम चीज़ें बना रहे हैं इसको छोड़ दे, तो बहुत कॉस्ट और बहुत जो कष्ट है वो कम हो जाएगा। पर चूंकि उसकी स्थिति ऐसी कि ऐसा ना हो एक नियंत्रण छोड़े और दूसरा जो है वह उस पर नियंत्रण कर ले, ये जो एक भावना थी ना, एक दूसरे को जो शक की दृष्टि से देखना, शंका की दृष्टि से देखना, तो भारत और पाकिस्तान की ये दृष्टि तो जो है वह बड़ी रही कि एक दूसरे को हमेशा कभी विश्वास की दृष्टि से नहीं देखा। और इसी वजह से सियाचिन जो है एक युद्ध स्थल, तो सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, ठीक है। अगर हम देखें तो सर्दियों में यहाँ का जो टेम्परेचर, सोचो 2 या 3 माइनस में भी, और दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो आपने इतनी ठंड तो आप देख ही लोगे कि माइनस, अगर आप 1 और 2 की भी बात करें तब भी टेम्परेचर कितना बढ़ जाता है, आपको कैसा लगता है? मतलब उतनी ठंड में वो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, ऐसे में वहां पे -50 डिग्री सेल्सियस, -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और ऐसे में वहां पे जो सेना है वह काम कर रही है, ठीक है। तो ये वहां पे सर्दियों का तापमान है, और साल भर का तापमान कितना है? -20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि उसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो लगभग ऊंचाई कितनी है? 20,000। कितनी ऊंचाई है? 20,000 फीट की ऊंचाई है इसकी, ठीक है। तो देखो सियाचिन पाकिस्तान नियंत्रित गिलगित और बाल्टिस्तान के समान अत्यधिक ऊंचाई पर होने के साथ ही काराकोरम दर्रे के पास है, और भारत के जम्मू कश्मीर राज्य को तिब्बत या चीन से जोड़ता है। अब देखो चूंकि यह चाइना से जोड़ रहा है, और इसी वजह से हम देखेंगे चाइना से जोड़ रहा है, इसी वजह से हम देखते हैं कि इसकी चूंकि जो स्थिति है वह बड़ी एक सामरिक स्थिति है, एक इंपॉर्टेंट स्थिति है ना। सो ऐसे में भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए काफी महत्व है। पाकिस्तान द्वारा 1984 में इस पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया था, लेकिन भारत ने ऑपरेशन कौन सा चलाया था? मेघदूत ऑपरेशन प्रारंभ किया, और उसके बाद से ये जो क्षेत्र है वह भारत के पास है। तो सियाचिन का बेसिकली दुनिया, आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़िएगा, ठीक है। आप देखेंगे तो देखो ये अगर हम कश्मीर की बात करें तो ये जो पॉइंट है ये है सियाचिन ग्लेशियर। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है विवाद का। आतंकवाद का मुद्दा समझाने की जरूरत है ही नहीं। आतंकवाद का मुद्दा 2001 की बात करें तो भारतीय संसद पर हमला, 2008 में देखें मुंबई हमला, पठानकोट आतंकी हमला, और ये सभी भी पता है, जैसे कि आप देखते हैं कि ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है कहीं उसको ऑफिशियली रूप से। तो यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स ये क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान जो है वह आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, और उसके लिए जो पैसा, जो हथियार, जो प्रौद्योगिकी है वह प्रोवाइड कर रहा है। तो हम देखेंगे कि जैसे कि लश्कर तैयबा है, जैश मोहम्मद है, ठीक है, इस तरह के जो आतंकी संगठन है वह प्रशिक्षण व वित्तीय सहायता देते हैं, और कश्मीर के साथ साथ भारत के विरुद्ध भी हिंसात्मक कई घटनाओं में शामिल रहे। इसके अलावा हम देखेंगे कश्मीर में आतंकवाद या अलगाववाद को बढ़ावा दिया जाना, उग्रवाद को बढ़ावा दिया जाना, उसके पीछे भी पाकिस्तान का समर्थन होता है। तो ये आतंकवाद का एक मुद्दा है। सर क्रीक विवाद, अब देखो यहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, 18 में आई थिंक क्वेश्चन पूछा गया है, देख लेना 18 में नहीं हो, 18-19 में चेक कर लेना एक बार। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि सर क्रीक जो विवाद है वह किन देशों के बीच में है? भारत व पाकिस्तान, ठीक है, किसके बीच में है? ये क्वेश्चन पूछा था, बस इतना ही था प्रश्न। किसके बीच विवाद है? सर क्रीक कहां पर है? भारत के कच्छ और पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत है इसके बीच में एक विभाजक रेखा है, ठीक है। इसके पास ही जो कराची पोर्ट है, बंदरगाह है। पाकिस्तान का तर्क है कि कच्छ के क्षेत्र में स्थित सर क्रीक का विभाजन 24 डिग्री समानांतर होना चाहिए, लेकिन भारत इस तर्क को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, और भारत के अनुसार मिड चैनल के आधार पर रेखा का विभाजन जो है वह होना चाहिए, और ये एक विवाद है। तो सर क्रीक विवाद, जैसे कि अब क्वेश्चन आता है कि हाल ही के विवादों के अलावा
क्या बैकग्राउंड रहा भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादों की श्रृंखला का, उसमें आप इन सब का जो वर्णन है वह कीजिए। ठीक है, जैसे आपके पास 5-6 तो हो गए, पर फिर भी जो करंट अफेयर है, जो हाल ही में चर्चा में रहे इस तरह के मामले, उन 1-2 को जरूर बताना है, और बाकी पुराने आप चाहें तो 2-3 ही लिख देंगे तब भी सफिशिएंट हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जो भारत और पाकिस्तान के बीच में, अब चाहे हम कारगिल वॉर की बात करें, वो भी सारे इसमें मुद्दे हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं और भारत और उसके पड़ोसी देशों की बात करते हैं। भारत और उसके पड़ोसी देश, ठीक है, देखो भारत और उसके पड़ोसी देश, तो यहां पर हमें दोनों बातें कर लेनी है। जैसे कि हम अगर भारत और बांग्लादेश की बात करेंगे तो इनके बीच में विवाद क्या है, और उन विवादों के बाद भी जो है वे किस तरह के समझौते हैं। करंट अफेयर ऐड करना आपका काम रहेगा कि आईआर का जो भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल है वहां से आप देख लें। शुरू करते हैं भारत और बांग्लादेश से, ठीक है, चलो, इंडिया और ये बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम है, सबसे पहला यहां से शुरू। तो देखो, आपको पता है कि जो गंगा नदी है और जो ब्रह्मपुत्र, अगर हम रिवर की बात करें, है ना, दोनों कहाँ पे जाती है, बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश में एक साथ मिल जाती है, उसके बाद जाके वह बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। आप बताइए इनका नाम क्या है, अलग अलग नाम क्या है, ये सब ज्योग्राफी मैंने आपको पढ़ाया है। तो देखो, इनके बीच में जो पहला मामला है वह किसका है, ब्रह्मपुत्र एंड जो गंगा नदी है, इनके जल विवाद का, ठीक है, जल विवाद का, जल विभाजन का। और यहां पर बांग्लादेश ये कहता है, बांग्लादेश का स्टेटमेंट सुनो, कि सरकार नदी जल में, भारत सरकार नदी जल के इलाके में दादा की तरह व्यवहार करती है ना, मतलब जो, अगर हम भारत की बात करें तो दक्षिण एशियाई देशों में, अगर हम विश्व पटल पर अगर आज भारत है तो दक्षिण एशियाई देशों में तो डेफिनेटली है। और ऐसे में भारत का विकास, भारत की जनसंख्या, भारत की राजनीतिक और बाकी प्रणाली, इन सभी देशों पर अपना प्रभुत्व तो कायम करते हैं। और ऐसे में भारत सरकार जो है वह नदी जल की हिस्सेदारी में कैसा प्रयोग कर रही है, किस तरह का एटीट्यूड दिखा रही है, तो एक दादा की तरह बर्ताव जो है वह करती है, ऐसा बांग्लादेश का मानना है। अब देखो, अब भारत के लिए जो मुद्दा है वह क्या है, अवैध प्रवास का। अवैध प्रवास का ज्यादातर, अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, पूर्वोत्तर की बात करें, तो यहाँ पर बांग्लादेश के द्वारा बहुत सारे जो शरणार्थी है वह अवैध रूप से रह रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये मानना है इंडिया का कि ये भारत विरोधी जो इस्लाम संगठन है ना, उनको क्या करती है बांग्लादेश सरकार, समर्थन दे रही है। एक मुद्दा ये हो गया। इसके अलावा अगर हमें पूर्वोत्तर जाना है तो केवल अगर हमें सिक्किम की जो पतली सी पट्टी जो हमें नॉर्थ ईस्ट से जोड़ रही है, सोचो बांग्लादेश का एरिया कितना है, और ऐसे में अगर हमें यहाँ से रास्ता मिल जाए तो बांग्लादेश क्या करता है कि हमें पूर्वोत्तर जाने के लिए या फिर बाकी जो देश हैं उनसे कनेक्टिविटी के लिए रास्ता नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि बांग्लादेश के द्वारा पूर्वोत्तर संपर्क के लिए जो रास्ता है वह ना देना, इससे ही भारत सरकार जो है वह परेशान रहती है। आगे देखो, बांग्लादेश को ये लग रहा है कि अगर बांग्लादेश का इनकार रास्ता देने से, ठीक है, म्यांमार को बांग्लादेशी इलाके से होकर भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने देने का भी मसला शामिल है। और यहाँ पर ये बांग्लादेश के कुछ ऐसे और भी प्रॉब्लम्स है जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। लेकिन फिर भी आप पॉजिटिव से ख़त्म करो कि इसके बाद भी ये सारे विवाद चले, लेकिन उतने गहरे विवाद नहीं जैसे पाकिस्तान के साथ हैं। हम ये कहेंगे कि इसके बाद भी जो हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्वोन्मुखी नीति, है ना, कल इसकी हमने बात भी की थी, क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, लुक ईस्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। लुक ईस्ट मतलब पूर्व की तरफ जो देश है इनके साथ संपर्क स्थापित करना,
तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा जो है वह बांग्लादेश है, ठीक है। उसके बाद भी कई तरह के जो व्यापार और समझौते जो है वह इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, वजह इसके कि केवल इसमें विवाद नहीं है। क्लियर हुआ? अब देखो, आओ म्यांमार की बात करते हैं। भारत म्यांमार, ठीक है। देखो, पूर्वोत्तर आपको बताना है कि पूर्वोत्तर के कितने स्टेट ऐसे हैं जो कि म्यांमार से इंटरनेशनल जो बाउंड्री है वह साझा करते हैं। देखो, यहां पर अगर हम म्यांमार की बात करें तो दक्षिण एशिया से संपर्क के लिए बहुत बेस्ट है। अगर आपको दक्षिण एशिया के भारत को अगर दक्षिण एशिया के देशों से संपर्क स्थापित करना है तो म्यांमार की जमीन से होकर यहाँ पे जाना होगा, है ना। तो दक्षिण एशिया से संपर्क स्थापित करने के लिए एक चैनल हो सकता है, एक माध्यम है संपर्क स्थापित करना, है ना। इसके लिए जो म्यांमार है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कई तरह के जो समझौते हैं वह किए गए हैं आपदा प्रबंधन को लेकर और पर्यावरण से संबंधित, और भी कई है, करंट अफेयर के सारे जोड़ लेना। और पर्यावरण संबंधित कई तरह के जो समझौते हैं वे भारत और म्यांमार के बीच में किए गए हैं, ठीक है। अब देखो, भारत और नेपाल की बात करेंगे। भारत और नेपाल की बात, ठीक है। अब देखो, नेपाल में शुरू में क्या रहा था, राजतंत्र रहा। भारत जब नेपाल में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई तब भारत ने डेफिनेटली इनकी जो सरकार और सब थी इसको मान्यता दी। देखो, दोनों ही, अगर इन दोनों के बीच की अगर हम बात करें, आपने सुना होगा कि लोग जो है वो बहुत आसानी से कहते हैं कि हम नेपाल जा रहे हैं, लेकिन उतनी आसानी से बाकी देशों के लिए नहीं कह पाते। क्यों? क्योंकि नेपाल आना जाना आपके लिए सरल है। सरल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है आपको किसी तरह के कोई वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती, और ना ही नेपाल के आपने कई लोगों को देखा होगा जो कि इंडिया में वर्क करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों कि नेपाल और भारत, इन दोनों देशों की अगर हम बात करें, दोनों देश के नागरिक बिना पासपोर्ट के जो यात्रा है वह कर सकते हैं, बिना पासपोर्ट यात्रा की जा सकती है। देखो, ये होता है विश्वास, है ना। ये क्या होता है? एक ये विश्वास। तो नेपाल और भारत के जो संबंध है वह ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि अब प्रॉब्लम कहां पे होती है कि अगर जो नेपाल है वह चाइना के साथ दोस्ती बढ़ाए, नेपाल अगर चाइना के साथ दोस्ती बढ़ाए, तब ऐसे में भारत जो है इस बात पर क्या हो जाता है? नाराज हो जाता है। ये एक मुद्दा हो गया कि अगर नेपाल की दोस्ती ज्यादा किससे बढ़ रही है? चाइना से बढ़ रही है। तब ऐसे में चाइना का अगर प्रोपेगेंडा इंडिया के अगेंस्ट चलता है तो ऐसे में भारत जो है वह नाराज हो जाता है। इसके अलावा कई तरह की, चाहे हम पनबिजली परियोजनाओं की बात करें और भी कई तरह की परियोजनाएं जिसमें कि नेपाल और भारत की हिस्सेदारी एक साथ है, ठीक है। इसके अलावा एक और बात है कि नेपाल में जो माओवादी संगठन, नेपाल में जो माओवादी संगठन है, इनको भारत क्या मान रहा है? अपने लिए खतरा मान रहा है, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी हम देखेंगे कि कई प्रॉब्लम्स के बाद भी जो संबंध है वह दोनों देशों के अच्छे बने हुए हैं। चलिए आगे हम देखेंगे। अच्छा, एक बार और याद रखना कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर नदी को लेकर हाल ही में विवाद रहा, नेपाल से लेकर रहा या फिर किसी भी इंटरनेशनल अगर किसी देश से लेकर रहा, तो वो कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या, उसकी इम्पोर्टेंस है क्या, उसका सिग्निफिकेंट है, क्यों आखिर ये विवाद पैदा हुआ, उसकी पृष्ठभूमि और एक गो हैड एक हम कह सकते हैं एक सुझाव जो है उसके साथ आपको आंसर को खत्म करना है। तो अगर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद पर कोई मेंस का क्वेश्चन आता है तब उसमें आपको इन 4 बातों का ध्यान रखना है कि पृष्ठभूमि क्या थी, वर्तमान में क्या है, क्यों है, ठीक है, आप क्या सुझाव दे रहे हैं, सबसे लास्ट में इसके साथ आपको खत्म कर देना है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका करंट अफेयर रहेगा बच्चों। तो भारत म्यांमार हो गया, भारत नेपाल की बात हो गई। अब देखो, हम भारत और श्रीलंका की बात करें। अगर हम श्रीलंका कैसा देश है? द्वीपीय देश है, ठीक है। अगर देखो भारत और श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में जब सुनामी आई थी, बस वही बात है कि अगर हमें संबंध की बात करनी तो दोनों हमने पॉजिटिव नेगेटिव देख लिया। तो भारत ने क्या किया
श्रीलंका में जब सुनामी आई थी तब सुनामी के बाद जो है वह पुनर्निर्माण के लिए काफी हेल्प की। पुनर्निर्माण के लिए भारत के द्वारा जो मदद है वह दी गई। श्रीलंका में जब जातीय संघर्ष बढ़ रहे थे, जातीय संघर्ष जो तमिल और जो समुदाय था, ठीक है, सेहले समुदाय, इनके बीच में जब चल रहा था, तो जातीय संघर्षों में भी भारत के द्वारा क्या किया गया था, अपनी सेना को भेजा गया था। एक प्रत्यक्ष जो यहाँ पर हस्तक्षेप था वह भारत का था, ठीक है। 1987 में सेना को भेजा गया था। दोनों जो है वह मुक्त व्यापार समझौता, मुक्त व्यापार FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। मुक्त व्यापार समझौता है मतलब अनावश्यक रूप से, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बंधन है, आर्थिक निवेश और इन सबसे रिलेटेड जो चीजें हैं वह आसानी से हो सकती हैं। तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको श्रीलंका के बारे में याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो शांति व सहयोग, लास्ट आपका बचता है शांति व सहयोग। और इस शांति व सहयोग के लिए कि क्या, जो एक प्रश्न उठता है ना कि क्या एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं या फिर केवल लड़ते रहते हैं। तो अनेक संघर्ष के बाद भी हम ये कह सकते हैं कि दक्षिण एशिया के जो देश हो उसमें एक दोस्ताना रिश्ता जो है वह बना हुआ है, ठीक है। सहयोग के महत्व को वे पहचान रहे हैं। और अगर इन्हें अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें कि यूरोपीय यूनियन अगर इतना स्ट्रांग है तो उसके पीछे रीज़न है कि वो सभी जो है वे किसी पर्टिकुलर जो सिद्धांत उन्होंने बनाए, जो प्रिंसिपल उन्होंने बनाए हैं, वह उस चीज़ को मान रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या एकता में शक्ति होती है। पता है कि ये जो देश है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये जो 7-8 देश है, अगर इनका आपस में इतना स्ट्रांग बॉन्ड हो तब कोई भी देश जो है वे किसी एक देश के विरुद्ध कोई उसके जो उसके विपरीत कोई भी कदम उठाने के पहले सोचेगा कि ये सारे देश एक हैं। ऐसा ना हो कि हमारा बाकी सबसे भी जो व्यापार और चीज़ें वह खत्म हो जाए। तो यहाँ पर क्या है कि दक्षिण एशिया के जो देश हैं उन्हें पूरा विश्व आज किस नज़र से देखता है, कि शंका की नज़र से देख रहा है कि क्या पता कब किस तरह का खतरा यहाँ पे पैदा हो जाए। तो बहुत स्वतंत्रता इसको नहीं मान रहा, बहुत सुरक्षित इसको नहीं मान रहा, स्वतंत्र नहीं बहुत सुरक्षित, है ना, सुरक्षित जो है वह इसको नहीं मान रहा। शांति के प्रयास द्विपक्षीय भी हुए और क्षेत्रीय स्तर पर भी हुए। और इसके लिए एक प्रयास जो कि आप दक्षेस के रूप में जानते हैं, ठीक है, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, या फिर आप सार्क के रूप में जानते हैं। सार्क को लेकर अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, ये नहीं पूछेगा सार्क में कितने मेंबर्स है या फिर कैसे, इसका बैकग्राउंड आप चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन इससे जो आएगा सार्क संगठन से वह कुछ इस तरीके का आएगा कि आखिर क्यों जो सार्क है वह फेल क्यों रहा, सार्क की असफलता के कारण क्या रहे। असफलता के कारण है, वैश्विक रूप से हम देखेंगे कुछ राजनीतिज्ञों का मानना इस बात पर है कि यहाँ पर भारत और पाकिस्तान, है ना, अगर ये एक दूसरे के लिए शत्रु देश है, इनकी आपस में नहीं बन रही हो और यहाँ पर भारत जो है वो एक इंपॉर्टेंट और वो बहुत सिग्निफिकेंट कंट्री, उसका महत्व ज्यादा है, ठीक है। ऐसे में भारत क्या कर रहा है, क्या पाकिस्तान से अगर सहयोग समझौता नहीं बन पा रहा है ऐसे में, या फिर कोई मीटिंग, अभी लेटेस्ट मीटिंग जो है आई थिंक लास्ट ईयर आप देखेंगे कि पाकिस्तान के आसपास होने, पाकिस्तान के किसी इलाके में होने वाली थी, किसी जगह पर होने वाली, तो क्या भारत उस चीज़ में, अगर हमने पाकिस्तान से संबंध खत्म कर रखे हैं तब क्या भारत जाएगा उसमें, और अगर नहीं जाएगा तो फिर सार्क संगठन का महत्व क्या है। इससे अच्छा तो बाकी सभी जो छोटे देश हैं वो सब आपस में मिलकर संगठन बना लें। तो इसके फेल्योर का एक जो कारण है वो क्या है, भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी, ठीक है। तो दक्षिण एशिया विश्व का सबसे असंगठित क्षेत्र है और सार्क देशों के बीच में आपसी व्यापार उनके कुल व्यापार का मात्र 5% है। आपसी जो व्यापार है वह कितना, केवल 5% है। 2006 में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने क्या किया, एक नई व्यवस्था। तो सार्क ही जब फेल थी, सार्क व्यवस्था ही उन्नत नहीं हो पाई, तब आप साफ्टा का क्या ही करोगे, ठीक है। साफ्टा व्यवस्था, इसका मतलब दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। मुक्त व्यापार क्षेत्र वही जो हमने लास्ट पढ़ा कि यूरोपीय यूनियन, उनके कंट्रीज जो है इनके बीच में भी एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बना हुआ कि निवेश, आर्थिक विकास, सेवाएं, उद्योग, इन सभी चीजों के लिए थोड़ा सा फ्री, है ना। तो ये वास्तविक रूप से बहुत सफल नहीं हो पाया। 2006 में व्यवस्था की गई थी। अंतिम बैठक अगर हम कहें 2014 में नेपाल में, इसके बाद देखो शायद 21 में, 20-21 में भी चल रहा था। आप करंट अफेयर एक बार देख लीजिएगा। भारत का उरी क्षेत्र में आतंकवादी हमला हुआ 2016 में, इस्लामाबाद में प्रस्तावित 19वां जो सम्मेलन उसको फिर रद्द कर दिया और इसके बाद सार्क के किसी भी सम्मेलन का आयोजन नहीं किया गया। तो ऐसे में अगर दो पक्ष और उसमें भी एक इंपॉर्टेंट इंडिया
अगर ये मान लीजिए नहीं चाह रहा कि पाकिस्तान हो और बाकी देश भी उसमें हैं, और अगर कोई एक देश पाकिस्तान का समर्थन करता है मान लीजिए इस मुद्दे पर, तब ऐसे में सार्क बहुत सफल नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हम बिम्स्टेक में भारत की बढ़ती गतिविधियों के बाद सार्क के भविष्य पर एक प्रश्न उठने लगा है, तो यहां पर देखो, अगर बिम्स्टेक जो है, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है बताओ जरा। अगर बिम्स्टेक की हम बात करें, इसमें भारत जो है वह अपनी प्रेजेंस और अपनी एक्टिविटी जो है वह ज्यादा दिखा रहा है, अपना सहयोग ज्यादा दिखा रहा है बजाय के सार्क के। तब ऐसे में ये जो संगठन बना इन दक्षिण एशिया के देशों का, वह कमजोर सा लगने लगा। प्रश्न चिन्ह उठ गया कि क्या जरूरत थी इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर भारत पाकिस्तान संघर्ष जो है वह इसकी असफलता के एक बड़े कारणों में से एक है। तो ये हुआ सार्क की असफलता के कारण, समझे। तो यहाँ पर दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन बना कि हर तरह का जो एक सहयोग है वह इन देशों के बीच में हो, इन कंट्रीज के बीच में हो, लेकिन यहाँ पर जो है वह हो ना सका ठीक तरीके से। फिर साफ्टा जो है, ठीक है, साफ्टा देखेंगे हम कि यहाँ पे साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अग्रीमेंट, ठीक है, जो यहाँ पे साफ्टा जो आ रहा है 1995 में, सार्क देशों के मध्य व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए किया। ये भी व्यवस्था बहुत सफल नहीं हुई। और देखो अभी लेटेस्ट आप देखेंगे SDF की बात की गई, ठीक है, सार्क विकास कोष। इसके अलावा कोविड-19 में भी सार्क ने एक कोविड-19 फंड, इमरजेंसी फंड जो है वो बनाया हुआ था। तो इसका करंट अफेयर में ये देखो कि इसका महत्व बढ़ रहा है, इसका महत्व घट रहा है। भारत में इसकी क्या भूमिका है, क्वेश्चन आएगा तो यहीं से, इसके बाहर कहीं से नहीं आए। ठीक है, हर एक संगठन उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, फिर से ध्यान से सुन लो, कम हो रही है। भारत का क्या योगदान है और अगर कोई समझौता हुआ है भारत के लिए कितना है। क्लियर है? तो ये 2-3 बातें आपको इसमें पढ़ लेनी है। लास्ट क्वेश्चन देखो जरा, पाकिस्तान के लोकतांत्रिकरण में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं, बताइए किस तरीके से लोगों का एक तरह से सैनिकों को जो है वह ज्यादा तवज्जो देना। नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सफल हुए। श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किन की भूमिका थी। भारत और पाकिस्तान के बीच में हाल ही में क्या समझौते हुए। ऐसे 2 मसलों के नाम बताइए, भारत और बांग्लादेश के बीच में आपसी सहयोग है और इसी तरह के जिस पर असहमति है। दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों की बाहरी शक्तियों को कैसे प्रभावित किया। बस यही पॉइंट्स आपको बताने हैं। एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि हमने आज की क्लास में समकालीन दक्षिण एशिया में क्या क्या पढ़ा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भारत पाकिस्तान संघर्ष, पड़ोसी देश, शांति और सहयोग में साफ्टा और सार्क और साफ्टा, है ना। दक्षिण एशिया क्या है, तो इन राष्ट्रों को, इन सभी देशों को क्या कहा जा रहा है, जो मैप में आपको दिख रहे हैं दक्षिण एशिया, लेकिन इसमें चीन जो है उसको कंसीडर नहीं करा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखा हमने कि हर एक जगह की जो पॉलिटिकल व्यवस्था है वह सेम नहीं है, अलग अलग यहाँ की व्यवस्था है। और इन देशों का जो डेमोक्रेसी में क्या इंडेक्स है, क्या रैंक है, क्यों रैंक कम या बढ़ रही है, उसका आपको करंट अफेयर से ऐड करना है। देखो इंटरनेशनल, जैसे कि हम IR की बात करें या फिर साइंस टेक की बात करें बच्चों, IR और साइंस टेक, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट आपको इकोनॉमी में भी कुछ हद तक करंट अफेयर को ओवरलैप करके आते हैं हमेशा। ठीक है, तो देखो राज व्यवस्था को हमने देखा, इसके अलावा हमने जाना पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। ठीक है, आयूब खान कब तख्ता पलट हुआ, परवेज मुशर्रफ की बात की, लोकतांत्रिक सरकार की बात की, क्यों आखिर लोकतंत्र स्थायी नहीं बन पाया, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी नहीं था। बांग्लादेश में लोकतंत्र की हमने बात की, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, बांग्लादेश के संबंध में 3-4 पॉइंट्स, क्वेश्चंस हमने सभी के साथ देखे ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ सको। नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र, अगर मैं आपसे पूछूं कि किन देशों में राजतंत्र था, तो क्या आप इंडिया में बता पाएंगे इस समय के दौरान। अगर हम 90 की बात कर रहे हैं, 20वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखना कि कहाँ हमने शुरू जिस समय से किया वहाँ से हम राजतंत्र को काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने श्रीलंका और हम नेपाल का राजतंत्र और हमने भूटान की भी कुछ चर्चा की। श्रीलंका में जातीय संघर्ष था, है ना, ना सेना ना ही यहाँ पे बाकी प्रॉब्लम थी, बल्कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वह जातीय संघर्ष की थी, सहेली समुदाय और तमिल समुदाय के बीच में। भारत और पाकिस्तान संघर्ष और इन कुछ मुद्दों की बात की, सियाचिन की बात की। ठीक है, भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ किस तरह के संबंध है, शांति और सहयोग में साफ्टा, SDF, करंट अफेयर में क्या ज़रूरी है उसको आप देख लीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। और ये आपकी लास्ट बुक है पॉलिटी की, इसके बाद फिर हम शुरू कर देंगे लक्ष्मीकांत, है ना। लेकिन हाँ, जो भी आपने पढ़ा है 11 में 12 में, उसका
उसका रिविज़न जो है वह करते रहो, बिकॉज ऑफ रिविज़न नहीं करोगे सारी चीज़ें भूल जाओगे, ठीक है। तो रिविज़न बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्लास पे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।